गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। इस नई एनर्जी के साथ करते हैं इस नए हफ्ते का आगाज। इस नए गले खराब के साथ भी। अच्छा, गला खराब आई मीन अच्छा, मौसम मौसम ऐसा हाँ, है। मौसम किसी के के लिए लिहाज मौसम से। बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ लोग इंतजार करते हैं बाहर का, मुझ जैसे लोग जो कि वाकई इंतजार करते हैं इन रंगों का, इन फूलों का, उनके खिलने का। और जो मेरे और जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको वाकई एलर्जी होती है। पोलन है और पोलन काफी ज्यादा है इसकी Yes. रेशो, और हर जगह पे हम देख रहे हैं हॉस्पिटल्स में भी एंड ओवरऑल भी हर घर के अंदर जो है ये मसला बहुत ज्यादा, जिन लोगों को पोलन एलर्जी है Absolutely, उनके लिए उनको बहुत trigger ज्यादा करता है, है। उनको ट्रिगर कर जाता है। That's सो true. आई एम वन ऑफ देम, बट स्टिल आई जस्ट लव दिस वेदर। इट्स बिकॉज वो आपको ना बहुत ज्यादा गर्मी फील हो रही है, Yes. ना आपको बहुत ज्यादा ठंड फील हो रही है। So वो एक जिस मौसम का हम इंतजार कर रहे ये होते वो हैं पूरा मौसम साल। है, मौसम बहुत अच्छा है। लेकिन दिन में हाँ थोड़ी थोड़ी गर्मी अब होना शुरू हो गई है, बट नॉट लाइक दैट जैसे गर्मी होती थी। ये जैसे गर्मी होती थी मैंने क्यों कह दिया, मतलब अप्रैल में नॉर्मली भी ऐसे ही मौसम होता है। सो आई एम श्योर कि आप भी इस मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे सबीन ने कहा कि जिसको एलर्जी होती है उसको अपना ख्याल रखना है, एहतियात करनी है, मास्क का इस्तेमाल करना है। स्पेशली इस्लामाबाद या वो इलाके जहां पर आपको लगता है कि पोलन ज्यादा है, तो वहां पर ज्यादा एहतियात की भी जरूरत होती है। लेकिन जो हमने कहा ना कि बाहर के रंग, ऐसे में अगर हम गिलगित से स्टार्ट करें तो वहां से लेके जहां जहां पर हम नीचे आते हैं तो हर इलाके का जो रंग है ना वो मुख्तलिफ होता है। सो माइन फेवरेट इज स्कर्दू। वहां के रंग ही निराले हैं, वहां का स्प्रिंग भी बहुत खूबसूरत होता है और वहां का ऑटम भी बहुत प्यारा होता है। लेकिन अभी जो कि स्प्रिंग है तो बहुत से लोग स्प्रिंग सीजन सिर्फ विजिट करने के लिए वहां पर जा रहे हैं, हुंजा भी जा रहे हैं, स्कर्दू भी जा रहे हैं। सो गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर रहे हैं। आपको वैसे फेवरेट डेस्टिनेशन स्प्रिंग में अगर कोई हो तो कौन सी होनी चाहिए? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। ओके। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे पता नहीं, मुझे इस्लामाबाद से बहुत शदीद किस्म का कोई प्यार है। नंबर वन। बाकी शहर भी पाकिस्तान के वो उनसे सब बहुत कीजिए। प्यार है, बट वो हाँ। पर्सनल लेवल की बात करें तो जो टॉप पे होता है, तो Comfort हमारा level। पूरा पाकिस्तान ऑब्वियसली बेशक। बहुत खूबसूरत है और जाहिर है अल्लाह ने हमें एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है। बट एट द सेम टाइम आपको जब पूछा कभी आपसे जाता है ना कि मोस्ट फेवरेट जगह कौन सी है, तो ऑब्वियसली वो इस्लामाबाद है। बट स्टिल मुझे ज़्यादा कश्मीर जाना बहुत पसंद है इस मौसम में, वो तब बहुत अच्छा होता है। बट स्टिल आप लोग हमें बताएं कि आप लोगों को कहाँ जाना पसंद है, आपके इलाके का मौसम इस वक्त कैसा है। बिकॉज पाकिस्तान की जब हम वैरायटी की यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, डाइवर्सिटी की स्पेशली अगर हम बात कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम सबसे पूछें कि आपका वेदर, आपके दिल का मौसम नहीं पूछे, बट आपके इलाके का मौसम वो इस वक्त। अच्छा, मौसम का इम्पैक्ट आपके दिल पर होता है या नहीं होता, ये भी एक बहुत सवाल ज्यादा हम रख होता है। देते हैं। अच्छा अजस बताएं, आप जा रहे हैं ट्रेवल कर रहे हैं, आपकी गाड़ी का एसी खराब हो गया और तेज धूप हो रही है, तो आपके दिल का मौसम, आपके दिमाग का मौसम स्पेशली वो तो सबसे पहले खराब होगा जो ना। लोग वाकई ट्रेवलर्स हैं उनको फर्क नहीं पड़ता इस अच्छा? चीज से। हाँ, ऑन अ सीरियस नोट, जो मतलब वाकई आपको नहीं पड़ता? मुझे नहीं पड़ता। Okay. जो फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स होते हैं, जो कि स्पेशली नॉर्थ की तरफ ज्यादा ट्रेवल करते हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता गाड़ी कौन सी है और किस सीट पे आप बैठे हुए हैं, और रास्ते में अगर कहीं पे गाड़ी थोड़ी बहुत खराब हो भी जाए, आप उस सफर को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो फॉर मी डजंट मैटर। हाँ, क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ दैट जर्नी एक्चुअली, कि गाड़ी भी समटाइम्स खराब हो सकती है, एसी काम कर सकता है, नहीं कर सकता, तो दैट्स परफेक्टली ओके। हाँ, जरूर चेक करके जाएं, लेकिन ये सब चीजें आपके उस सफर का हिस्सा होती हैं। लेकिन आप हमें जरूर बताएं कि आपके इलाके में स्प्रिंग का कलर इस वक्त कैसा है। ये मैंने सवाल इसलिए भी रखा है, कुछ जगहों पर इस दफा स्पेशली हमने ये देखा है सभी कि स्प्रिंग में नॉर्मली स्नोफॉल नहीं होती है, बट हमने चित्राल में देखा कि स्प्रिंग में स्नोफॉल हुई है। सो वो तमाम इलाके जहां पर स्प्रिंग में कभी स्नोफॉल नहीं होती थी, वहां पर भी अगर स्नोफॉल हो रही थी, ये वाकई क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है। तो इस पर हम जरूर किसी वक्त बात भी करेंगे कि इससे हमारी फ्रूट्स पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन आज के दिन की मुनासबत से एक बस बात और छोटी सी कर लेते हैं कि आज बच्चों की छुट्टियां भी खत्म हुई हैं। बच्चों की छुट्टियां भी खत्म हुई हैं ज़मीन। अच्छा। और बच्चे आज जा रहे हैं वापस स्कूल, तो ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू सेशन, जिनका न्यू सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, जिनके रिजल्ट आ चुके हैं, और वो बेचारे पता नहीं क्यों जिनके पेपर होने वाले हैं, बिकॉज अभी उनके कुछ लोगों के आज जो है वो एग्जाम्स कुछ के नए सेशन है और कुछ के भी फाइनल्स होने हैं ना। हाँ, तो उनके फाइनल्स जिनके हो रहे हैं और जिनके होने वाले हैं उनको गुड लक। Yes. बट जो नई क्लास में भी नए सेशन में जो एंटर हो रहे हैं बच्चे, हमारे लिए बच्चे हो गए, बहुत बड़ी बात, दुख हो रहा है कहते हुए कि बच्चे, लेकिन चले मतलब हमारे साथ के बच्चे हैं, हमारे साथ के बच्चे हैं, तो आप सबको मुबारकबाद। चल हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमें आज बहुत से इंपॉर्टेंट मौजूद पे बात करनी है। वो सेहत से जुड़े भी हैं, वो करियर से जुड़े भी हैं, वो आपके घर के इंटीरियर से जुड़े भी हैं। बहुत से मौजूद पे करेंगे बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। यह है राइजिंग पाकिस्तान।
रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। कोहे हिंदुकश की तंग घाटियों से मकरान के साहिलों तक हजारों साल पुरानी दास्तान। हमको न मिल सका फकत एक सुकून दिल, ए जिंदगी वगरना जमाने में क्या न था। सोशल मीडिया टॉक्सिक सिर्फ उस वक्त है जब आप उसको टॉक्सिक होने दें। मेरी नीड पूरी हो रही है, वांट टू अनलिमिटेड। That justice delayed is justice denied. मैं यहाँ पर इस चीज को तालीम की कमी ही समझता हूँ। आप 3 तलाक देकर घर से ना निकाल दें। वही दवा उसका इलाज। आखिर मसला क्या है? One, two, three, check. Season 1. दीवार के पार क्या है, नकाब के पार क्या है, इस बहस में मत उलझो। सिर्फ ये जान लो कि समझ की तह तक पहुंचने के लिए सोच की सीढ़ी दरकार होती है। एक जरा सोचने दो। कहीं भी रोशनी देखो, उसे आगही मत समझो। 4 लफ्ज पढ़ लो तो खुद को अरस्तू और नीचे मत समझो। मफहूम की वुसअत में दलील को भटकने दो। अपनी बेयकीनी को एक जरा सोचने दो। पीटीवी होम पर।
वेलकम बैक जुराइज पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस साल का जो थीम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हम सब ने माइंड में रखना है और आज इसी की मुनासबत से हम आगे गुफ्तगू को भी कंटिन्यू करेंगे। जी इस बार का जो थीम है वो है बेहतर सेहत की सहूलियात जो है और रवां बरस जो इस साल जो थीम मनाया जा रहा है वो है जी सेहतमंद आगाज और पुरुमीद मुस्तकबिल। अच्छा, अब ये मौजू इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट अगर समझा जाए तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो ये कि हमारी ख़वातीन और प्रेगनेंसी के दौरान उनके साथ क्या कुछ होता है, उनकी सेहत किस तरह से मुतासिर हो रही होती है क्योंकि उनको सहूलियात वो मुयस्सर नहीं हो रही होती है। हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल पूरी दुनिया की इस वक्त बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो 3 लाख तकरीबन 3 लाख ख़वातीन हमल के दौरान या बच्चे की पैदाइश के दौरान अपनी जान की बाजी से हाथ धो बैठती हैं और ये एक बड़ा ही अलार्मिंग फिगर है कि दुनिया भर में किस तरह से काम करना चाहिए ताकि हम अपनी ख़वातीन की जो सेहत है उसको मेक श्योर कर सके कि उसको सारी फैसिलिटीज मिल रही हों। एब्सोल्युटली। और स्टैट्स की सभी आपने बात की तो हर साल तकरीबन 20 लाख बच्चे ऐसा हैं जो कि मुर्दा पैदा होते हैं और 20 लाख ही ऐसे हैं जो कि फर्स्ट मंथ भी पूरा नहीं कर पाते। मैं आगे तो जा ही नहीं रहा, जो फर्स्ट बर्थडे तक भी पूरा नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम सिर्फ इसी पे रह जाएं जो कि प्रिवेंटेबल है, सो कितना इंपॉर्टेंट है कि इस पर काम किया जाए। सिर्फ बात करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर काम करना, स्टेप्स लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें ज़ाहिर है कुछ गोल्स सेट किए जाते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड सेट किए जाते हैं कि आपने ये स्टेप्स लेने ताकि आप इन गोल्स को अचीव कर सकें, लेकिन अभी भी बदकिस्मती से 4 से 5 ममालिक ऐसे हैं जो कि उन गोल्स से बहुत पीछे हैं। Where are we standing? That's the question जिस पर आज हमें बात करनी है। और जब हम सेहत की बात करते हैं, क्या है सेहत आपके लिए, क्या है सेहत मेरे लिए और क्या है सेहत हम सब के लिए। ये कहना बड़ा आसान होता है कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ, ये एक सेहतमंद इंडिविजुअल है, लेकिन व्हाट इज द क्राइटेरिया। लेकिन चूंकि सबीना आपने बात कर ली ना सेहतमंद आगाज और पुरुमीद मुस्तकबिल जो थीम है, तो माँ और बच्चे की सेहत, इसी पर आज हम बात भी करेंगे। मारिया खाना में ज्वाइन कर चुकी हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं, वेलनेस एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मारिया, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? और हमारे व्यूअर्स को भी एक अमेजिंग गुड मॉर्निंग। ग्रेट। जब हम सवाल रखते हैं ना कैसे आप, जवाब आते हैं मैं ठीक हूँ। ये जो हम कहते हैं मैं ठीक हूँ, दर हकीकत हम ठीक नहीं होते। सेहत क्या है आपकी नजर में? हाउ डू यू डिफाइन कि दैट इंडिविजुअल इज अ हेल्दी इंडिविजुअल? एग्जैक्टली। सो सेहतमंद आगाज और पुरुमीद मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं हम, राइट? तो आगाज मदर हेल्थ को ही सिग्निफाई करता है और पुरुमीद मुस्तकबिल हमारी जो आने वाली नस्ल है उसको हम सिग्निफाई कर रहे हैं। सेहत है क्या? सबसे पहले सेहत हमने उसको लिमिट करके छोड़ दिया ना, जाके कोई दुबला पतला नजर आए तो वो उसको हम कहते हैं ये बंदा बंदी ठीक है। सेहत का मतलब है आप कल को किसी मुसीबत में पड़े हों, आप एक लंबी स्प्रिंट मार सकें, आप दौड़ सकते हो, आपके अज़ा आपका साथ देते हो, आप चल फिर सकते हो, आपके जिस्म में इंपॉर्टेंट इंटेग्रल एलिमेंट्स की कमी ना हो, विटामिन्स की और मिनरल्स की। तो जहाँ पे इस साल का जो थीम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कि ये मैटरनल हेल्थ और न्यू बॉर्न बच्चों के हेल्थ के लिए कैंपेन का इनकाद हुआ, आज से स्टार्ट होगा। ईयर लॉन्ग कैंपेन है और इसके बरक्स अगर मैं पाकिस्तान के स्टैट्स देखूं, पाकिस्तान के जो हमारी जो माएँ हैं और जो बच्चे हैं उनके ऊपर रिसेंटली 2 महीने पहले जो रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान की 41% खवातीन को एनीमिया है। मतलब 41% खवातीन को एनीमिया है, मतलब खून की कमी। तो अच्छा, हेमोग्लोबिन की कमी, रेड ब्लड सेल्स की कमी। तो अगर आपको ये कमी है तो मुझे ये बताए कि ये बच्चे जिन बच्चों की ये पैदाइश कर रही हैं उनमें एनीमिया होगा? जाहिर है, ऑब्वियसली। तो अराउंड 49% 39% बच्चों में एनीमिया है, हेमोग्लोबिन की कमी है। सो बात सारी ये आती है कि ये एनीमिक मदर है। अगर हम कहते हैं कि माँ की हेल्थ अहम नहीं है, अगर माँ घर की औरत की अगर आप सेहत को तरजीह नहीं देते तो उसने बच्चे की पैदाइश करनी है। ऐसे ही है। सो सिमिलरली अगर हम खवातीन का नंबर देखें हमारे मुल्क का, ओवर 80% खवातीन को विटामिन D3 की कमी है। ओके। अब उसकी वजह से जो बच्चे हैं 70%, ओवर 70% बच्चों में विटामिन D3 की कमी है। ओके। तो दिस इज लाइक अ विशियस साइकिल। और ये बच्चे के उस पर्सपेक्टिव से मारिया देखा जाए तो ये बच्चे के लिए सारी जिंदगी की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। एब्सोल्युटली। जिसको अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा होता, लेकिन आई एम सो हैप्पी कि अब इस बारे में बात हो रही है और
جس طرح آپ نے بتایا کہ کیمپین کا آغاز ہوگا اور یہ پورا سال جو ہے اس کیمپین کو لے کر چلا جائے گا. ایگزیکٹلی. اور اس میں پھر بات آتی ہے اگر ہم B12 کی بات کریں, B12 ایک ایسا مین انٹیگرل ایلیمنٹ ہے جو ہم کہتے ہیں نا صحت کی بات. اچھا, اس کی کمی کی وجہ سے نیورولوجیکل ڈسفنکشن, دماغی افعال کی خرابی کا سبب بنتا ہے, اور بہت سی ہماری 80% خواتین کو وائٹامن B12 کی ڈیفیشینسی ہے. اور اگر ہم پھر بات کریں تو یہ جو ان کے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے ان کے تھرو, وہ بھی اس امپورٹنٹ انٹیگرل وائٹامن سے اور منرل سے وہ ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں. ظاہر اپنے مائلسٹونز اچیو نہیں کر پاتے, اس طرح سے ان کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتی. تو اس کے اوپر پھر فردر اسٹڈی ہوئی اور اس میں یہ آیا کہ پاکستان کو اب یہ جو پورا ڈنٹ ہے نا, آبویسلی اگر آپ کا بچہ, آنے والی جنریشن وہ کمپیٹ ہی نہیں کر پا رہی, وہ نیورولوجیکل ڈسفنکشن کا شکار ہے, تو وہ ان پروڈکٹیو ہوگی اور وہ جو ہے ملک کی معیشت میں کار آمد نہیں ہے, وہ ایک بوجھ ہے بلکہ اپنی فیملی کے لیے بھی. تو پاکستان اراؤنڈ $17 بلین کا ایک ڈنٹ ہر سال کاسٹ بیئر کرتا ہے, اس ان پروڈکٹیوٹی کو بیئر کرتا ہے. ہیلتھ کاسٹ جو ہے اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے, ماں بیمار ہے, بچہ بیمار ہے, ہیلتھ سسٹم ہے اس پہ بھی ایک طرح سے اس کا امپیکٹ آتا ہے. ظاہر سی بات ہے ہمیں خود بھی ان چیزوں کا خیال ضرور رکھنا. ہم سسٹم کی بات کر رہے ہوتے ہیں, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ویری امپورٹنٹ کہ ہم خود سے کیا کر سکتے ہیں. اچھا ماریا, اب کیونکہ تھیم بڑا امپورٹنٹ ہے خواتین کے پرسپیکٹو سے, اس وقت ہمیں ایسی خواتین بھی دیکھ رہی ہوں کہ جو اس وقت پریگننٹ ہیں, جو پریگننسی اپنی پلان کر رہی ہیں, کیا کریں وہ جب پلان کری ہیں, کون کون سے وائٹامنس ہیں, کون کون سی ایسی چیزیں وہ لینا شروع کر دیں. ایٹ دا سیم ٹائم اس وقت اگر وہ پریگننٹ ہیں تو اس ٹائم پر ان کو اپنی فٹنس کا دھیان کس طریقے سے رکھنا ہے؟ ایبسولوٹلی. سو پریگننسی کا جو پیریڈ ہے نا, پریگننسی جب آپ آئیڈیا کرتے ہیں نا کہ جب آپ نے فیملی کنسیو کرنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے سے شروع کریں اپنی صحت کا خیال رکھنا. اور اس میں میل ہیلتھ بھی بہت اہم ہوتی ہے. پتہ ہے لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق جو میل جو سپرم ہے وہ کیری کرتا ہے نہ صرف آپ کا جین میوٹیشن, بلکہ میل کا جو سارے ٹراماز ہیں, سائیکولوجیکل جو اس کے بلاکیجز ہیں, وہ بھی آپ کے بچے میں ٹرانسفر ہوتے ہیں. اینڈ دیٹ ہیپنس ناٹ بائی عورت کے سیل سے, وہ ہوتے ہیں مرد کے سیل سے. تو میل کو بھی اپنی ہیلتھ کے اوپر سٹارٹ میں سے کام کرنا چاہیے. پھر فیمیل پہ آ جاتی ہے. اگر فیمیل نے کنسیو کیا تو پہلے سے اپنی صحت کا خیال رکھیں کہ اگر آپ کنسیو کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ فیملی کو گرو کرنا چاہتے ہیں, تو پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کی باڈی, میرے پاس پورے دن اگر میں دیکھوں نا تو پتہ چلے گا ان کو ڈائبٹیز بھی ہے, انہیں شوگر بھی ہے, انہیں بلڈ پریشر بھی ہے. اب میرا پورا دن یہی کام ہے, شوگر بھی ہے, ان کو کولیسٹرول بھی بڑھا ہوا ہے, اور ساتھ میں یہ ٹینشن بھی بنائی ہوئی ہے کہ میری نا میں نے کنسیو بھی کرنا ہے فوری طور پر. تو دیکھیں پہلے تو آپ نے وہ بھی اسٹریس لیا ہوا ہے اور کنسیو ہو نہیں رہا, تو آپ نے ٹینشن ایک تو وہ بھی بنائی ہوئی ہے. پہلے تو آپ کے اندر اتنی زیادہ ڈیفیشینسیز ہیں, سو ارجنٹ بیس پہ پہلے کیا کریں, کچھ امپورٹنٹ ٹیسٹ ہیں, اپنا بلڈ CP کرائیں, فیریٹن کا ٹیسٹ کرائیں, فولیٹ کا ٹیسٹ کرائیں, آئرن کا ٹیسٹ کرائیں, D3 B12 کا ٹیسٹ کرائیں, دیکھیں آپ کے اندر ڈیفیشینسی ہے یا نہیں. اکثر لوگ ایسے ہی سپلیمنٹ کھانا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے فولیٹ کا نام لیا نا, کہ میں 2 روز پہلے ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کی پرسپیکٹو سے ہی تھی کہ ہم دھڑا دھڑ فولک ایسڈ کھاتے جا رہے تھے, جبکہ جس کی ضرورت نہیں تھی, فولائٹ چاہیے تھا, کھا فولک ایسڈ رہے تھے. ایگزیکٹلی. بہت سے غلط پریکٹسز بھی ہم نے کی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کا مین وجہ یہ بھی ہے کہ میرے پاس کتنے زیادہ پیشنٹ اس طرح کے ہیں کہ وہ آئے اور پتہ چلا کہ ڈاکٹرز کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. ہم نے صرف ٹیسٹ کروائے اور ٹیسٹ سے پتہ چلا کہ وہ جو چیزیں کم, ایک ہوتی ہے ڈیفیشینسی, ایک ہوتا ہے نارمل رینج, اور ایک ہوتا ہے ٹو مچ اوور ٹاکسیسٹی, اس کو ٹاکسیسٹی کہتے ہیں. تو وہ ٹاکسیسٹی لیول میں گئے ہوئے ہیں, وہ سپلیمنٹس کھا رہے ہیں اور وہ اپنی رینج سے بھی اوپر چلے گئے ہیں, اور اس کا ایک الگ امپیکٹ آپ کی ہیلتھ پہ ہو رہا ہے, وہ زیادہ خطرناک بن جاتا ہے آپ کے لیے. سو اگین ٹیسٹ کرانا بہت ضروری ہے. اپنے یہ سارے ٹیسٹ کرا کے دیکھیں, جس چیز کی کمی ہو صرف اس چیز کا سپلیمنٹ استعمال کریں. 4 سے 6 مہینے آپ لگاتار کوئی بھی سپلیمنٹ استعمال کریں بن جاتا ہے. اور سپلیمنٹیشن بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنی غذائی جو کمیاں ہیں, جو میل نیوٹریشن ہے, اس کو آپ اوور کم کر سکیں. ایبسولوٹلی. ایکسرسائز ڈیورنگ پریگننسی, اس کا بھی تو کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے ہاں. جیسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یو آر ایکسپیکٹنگ, بیڈ ریسٹ کریں. ایگزیکٹلی. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں, بہت سے گھروں میں یہی چیز ہوتی ہے, اسپیشلی فرسٹ بیبی کی دفعہ تو اب زیادہ احتیاط بھی کر رہے ہوتے ہیں, وچ از فائن احتیاط کرنا, بٹ ادروائز ایکسرسائز کا کوئی رجحان نہیں ہے, واک کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, پھر وہ BP بھی ہائی ہو رہا ہوتا ہے, پھر وہ جسٹیشنل ڈائبٹیز بھی ہو رہی ہوتی ہے, اور بڑے ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں. یو بینگ اے فٹنس ایکسپرٹ, آپ کس طرح سے گائیڈ کرتی ہیں جو خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں کہ اچھا نہیں اتنا آپ نے خیال رکھنا ہے, یو ہیو ٹو واک, ایکسرسائز تھوڑا سا ڈاکٹرز کے ظاہر مشورے کے ساتھ.
اگر آپ دن میں نا ابھی لیٹسٹ ریسرچ ہے برٹش کاؤنسل کی اس اراؤنڈ برٹش ہیلتھ جرنل میں آیا کہ اگر آپ دن کا صرف 11 منٹ واک کریں نا تو آپ اپنی زندگی کو 5 سے 10 سال بڑھا سکتے ہیں ڈیلی کی اگر یہ پریکٹس کریں. اگر ہم دیکھیں تو ہم کام کرتے ہیں بیٹھتے ہوئے, ہم کام پہ جاتے ہیں بیٹھتے ہوئے, ہم انٹرٹینمنٹ بھی ہماری بیٹھے ہوئے ہوتی ہے. تو یہ تو جنرل پریکٹس ہے کہ ہر ایک نے اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کا خیال رکھنا ہے. آپ نے واک کریں, واک سے سٹارٹ کریں, آدھا گھنٹہ لازمی واک کریں. اور فزیکل اسٹرینتھ کی بہت اشد ضرورت ہے خواتین میں جو ہے, خصوصی طور پر خواتین پہ ہم بات کریں اور خصوصی طور پہ پاکستان پہ بات کریں تو پاکستان میں جینڈر پیرٹی جو ہے, ایکویلٹی کا جو کانٹیکسٹ ہے اس میں پاکستان سیکنڈ لوئسٹ پہ آتا ہے, نیچے سے دوسرے نمبر پہ آتا ہے. تو ایک طرف یہ سچویشن ہے, اوپر سے اگر خواتین اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گی اب کوئی بھی نہیں آئے گا آپ کو بچانے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی اور آ کے کرے گا, کوئی نہیں آئے گا آپ کو بچانے. ایگزیکٹلی. اور آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایک طرف آپ نے گھر بھی سنبھالنا ہے, اور اگر آپ گھر سے باہر کام کر رہے ہیں تو آپ نے وہ معاملات بھی دیکھنے ہیں, گھر کے اپنے پریشرز سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے, اپنے اوپر انویسٹ کرنا ہے. آپ کی پوری زندگی ہے, آپ ہوسٹ ہیں, آپ اپنے گھر کا ہوسٹ ہیں. اگر آپ باہر کام کر رہے ہیں, آپ نے یہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے اگر سر انجام دینی ہے نا تو سب سے پہلے پرائیورٹی پہ آپ نے اپنے آپ کو رکھنا ہے کہ میں صحیح ہوں سائیکولوجیکلی, ایموشنلی اور فزیکلی. فزیکل اینڈ پہ آتا ہے تو تب آپ سب کچھ اچھے سے سر انجام دے دیں گے. ورنہ بہت سی پھر ہوتا یہ کہ اسی اضطراب میں آپ کی پریگنینسی ہو گئی, آپ کی ڈیلیوری ہو گئی, اور پھر ایک اور کیس بھی آتا ہے نا کہ وہ پتہ چلتا ہے, خواتین بہت سی ریئلائز بھی کرتے ہیں کہ ماریا میں پورا دن چڑچڑی ہوتی ہوں, غصے میں ہوتی ہوں, بچوں کو ڈانٹتی رہتی ہوں, مارتی رہتی ہوں, ہر ایک سے لڑتی رہتی ہوں, ہے نا. تو یہ کیا ہے, یہ نیورولوجیکل یہ ڈیفیشینسیز ہیں, انفیشینسیز ہیں, اور اس میں آپ کی وہ نہیں, آپ کی باڈی میں نیوٹرینٹس کی کمی ہے. آپ اس کا خیال نہیں رکھ رہے اور اس میں آپ پھر اپنے آپ کو دھکا مشتی کر کے چلا رہے ہیں نا, تو ایسے کیسے چلے گا. مطلب نہیں چلے گا, ظاہر ہے وہ آپ آبویسلی بات ہے, آپ بریک ڈاؤن کریں گے, آپ کو غصہ آ جائے گا. کبھی آپ یوں کر کے آپ سنیپ کرنے کے لیے ریڈی ہوں گے کہ بس کوئی چیز غلط ہوئی نہیں اور مجھے غصہ آ گیا اور میں نے لڑائی شروع کر دیا, میں نے رونا شروع کر دیا. کرائنگ سپیلز خواتین میں بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ کوئی بات ہوتی نہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میجورٹی سچویشن میں 80% ٹائمز میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈیفیشینسی ہے اس کی باڈی میں جس سے وہ لڑ رہی ہے, اسے پتہ نہیں ہے, اس نے خیال نہیں رکھا ہے. دیکھیں یہ تو سادی سی بات ہوگی, اگر اسپیشلی ڈیورنگ پریگننسی یا پوسٹ ڈلیوری اگر وہ چڑچڑا پن آ رہا ہے یا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ طبیعت میں ایسا کوئی بھونچال سا آیا ہوا ہے, سو دیٹ کوڈ بی اے ڈیفیشنسی آف سم تھنگ. آپ اس کو یہ مت سوچیں کہ نہیں اٹس جسٹ بیکاز جی کہ بچے کی پیدائش ہوئی ہے, وہ اس کی باڈی میں چینج آیا. نو, دس کوڈ بی اے ڈیفیشنسی ایز ویل. تو آپ چیک کروا لیں, بہت بہتر ہوتا ہے. کیا ڈلیوری میں نارمل ہو یا سی سیکشن ہو, آپ تھوڑا گائیڈ بھی کریں گے کہ اس کے بعد کی روٹین کیسے سیٹ کی جائے, خواتین اپنے خود کی روٹین کیسے سیٹ کریں, فٹنس کی طرف کیسے ہیں, ایکسرسائز کی طرف کیسے ہیں, چونکہ یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے نا کہ اگر تو سی سیکشن ہے پھر تو بہت لمبے عرصے تک ریسٹ, اور وہ کہتے ہیں نہیں بہت زیادہ احتیاط کریں. میرے بھائی وہ جو دیسی گھی بھر بھر کے کھلائے جا رہے ہوتے ہیں, پنجیریاں کھلائی جا رہی ہوتی ہیں, ایک دیکھیں ایک ماڈریٹ اماؤنٹ تو اس کی ٹھیک ہوتی ہے, بٹ زیادہ آپ ویٹ, آپ کیونکہ ویٹ تو آپ نے گین کیا پریگنینسی کا, لیکن اس کی پوسٹ ڈلیوری اب آپ دیکھیں تو آبویسلی ویٹ کچھ خواتین اور زیادہ گین کر لیتی ہیں بیکاز اس طرح کی غذائیں بہت زیادہ اماؤنٹ میں کھلائی جا رہی ہوتی ہیں. ایبسلیوٹلی سو ٹرو. سو پہلے آ جاتے ہیں, پہلے تو پری نیٹل ہے نا کہ آپ نے ڈیورنگ پریگنینسی سے پہلے اینڈ ڈیورنگ دا پریگنینسی اب آپ کوشش کریں کہ فزیکل ایکٹیویٹی آپ جتنی رکھیں گے نا تو آپ نیچرل برتھ کی طرف زیادہ جائیں گے. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بلا وجہ آپ کا سی سیکشن ہو, آپ کا آپریشن ہو جائے. وہ تو چلیں سچویشن اینڈ چوائسیز بھی ہوتی ہیں, تو وہ تو یا ایگزیکٹلی آڈینس کے اوپر, بس پوسٹ ڈلیوری بتائیے گا. اور پھر پہلے ایک تو یہ سچویشن ہے, اور پھر اس کے بعد پوسٹ ڈلیوری کے بعد بات وہی آ گئی, آپ نے سی سیکشن کرا لیا, بٹ دین اگین آئی سی دس ایوری سنگل ڈے. آئی سی دس ایوری سنگل ڈے کہ وہ آ رہے ہیں کہ اب آپ کے 10,000 کمپلیکیشن ہے سی سیکشن کے بعد کے بھی, اور آپ نیچرل ڈلیوری میں آپ بچے رہیں گے. آپ فزیکل ایکٹیویٹی ڈیورنگ دا پریگنینسی بھی رکھیں گے, واک کر رہے ہیں کم از کم آدھا پونا گھنٹہ واک کریں, سمپل چلیں. اگر آپ نہیں ہیوی ڈیوٹی کچھ کرنا چاہتے تو آپ واک کریں. پوسٹ پریگنینسی ایک پیریڈ آتا ہے, پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا بھی آتا ہے. وہ obviously ایک پوری آئیڈینٹی چینج ہو گئی نا. پہلے تو لڑکی نے شادی کر کے اماں ابا کا گھر چھوڑ کے پہلے تو وہ کسی اور گھر میں گئی, اور اب اس کی زندگی کا پورا جو ایک اس نے سوچا ہوا تھا وہ اب چینج ہو گیا. ایک بچے کی اور ذمہ داری بھی آ گئی, تو ایک پوری آئیڈینٹی کرائسس سے بھی گزرتی ہے عورت. تھوڑا سا ایک باڈی کو رہ کے اس میں باڈی میں دردیں بھی اچھی خاصی ہوتی ہیں. تو باقی فیملی کو
تھوڑا وہ پیریڈ میں تھوڑا سا سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 1 کی سائیکولوجیکل ایموشنل سپورٹ کی شدید ضرورت ہوتی ہے. اینڈ یہ بچہ کی پرورش یہ ایک ماں کا کام نہیں ہے. اس کو نا اگر ہم دیکھیں نا تو یہ پرانے دور میں ہمارے کمیونٹی ہوا کرتی تھی گاؤں میں, جس طرح یہ پورا ایک کنبا اس کو پروان چڑھاتا ہے. سو فیملی سپورٹ اہم ہے, مگر اگر آپ کو فیملی سپورٹ نہیں مل رہی تو ہم نے پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اب آپ نے مضبوط بننا ہے, آپ نے اور زیادہ پھر کھڑا ہونا ہے, آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے, اپنے نیوٹریشن کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کو سپورٹ مل رہی ہے تو ویل اینڈ گڈ, مگر اگر آپ کو سپورٹ نہیں مل رہی تو آپ نے خود سپورٹ کرنا ہے, تو پھر آپ نے اپنے آپ کو فاؤنڈیشن اسٹرانگ کرنی پڑے گی. ایگزیکٹلی. پھر آپ نے اپنے کھانا پینا, اپنے ورزش, اپنے ورک آؤٹ, اپنے اعصابی, جسمانی, ذہنی اسٹرینتھ کے اوپر آپ نے پھر کام کرنا ہے. تو بنیادی سی بات تمہاری یہ ہوگی کہ آپ نے اپنے اوپر دھیان دینا ہے. یہ جو ایک رویہ ہوتا ہے نا کہ نہیں میں ٹھیک ہوں, اور اچھا نہیں, جب گڑبڑ بہت زیادہ ہو جاتی ہے پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ڈونٹ ڈو دیٹ, اسپیشلی ہم خواتین کے پرسپیکٹو سے بات رکھ رہے ہیں. یہ ریگولر چیک اپس کا ہونا, ڈاکٹر کا وزٹ کرنا, تھوڑی سی گڑبڑ محسوس ہو تو وزٹ لازمی کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں گی, اس کے بعد آپ اپنے بچے کی پرورش زیادہ بہتر انداز سے کر سکیں گی. ہمارے تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. دن بہت امپورٹنٹ ہے, اور جس طرح ہمارے نے بھی کہا کہ پورا سال اب اسی پرسپیکٹو سے ہم آگے چلیں گے بھی, اور اپنے گھر سے شروع کریں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اپنے گھر سے شروع کریں, اپنے آپ سے شروع کریں. اینڈ دین ہم اس کیمپین کا جو امپیکٹ ہے وہ اس طریقے سے نظر آئے گا. اپنے گھر کی خواتین کا خیال رکھیں, اور خواتین سب سے پہلے انتظار نہ کریں کوئی آ کے آپ کو بچائے گا, کوئی اور آپ کا خیال رکھے گا. آپ خود اپنا خیال رکھیں گی, اور اس کے بعد بیکاز آج کل جو زندگی چل رہی ہے کسی کے پاس وقت نہیں ہے کسی کا خیال رکھنے کا. اور مردوں کے پرسپیکٹو سے کہوں گا کہ آپ بھی اپنا خیال رکھیں. اگر آپ سٹریسڈ ہوں گے تو آپ اپنے گھر والوں کا خیال نہیں رکھ پائیں گے. اگر ان کا خیال نہیں رکھ پائیں گے چیزیں اور خراب ہوں گی. تو سب نے اپنا خیال سب سے پہلے رکھنا ہے, پھر اپنے اس تعلق کا خیال رکھنا ہے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اکثر یہ بچے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں, کس طرف کو جائیں. جس طرح آج ہم نے پروگرام کے آغاز میں بات کی نا, کچھ جگہ پہ تو نیا سیشن بھی سٹارٹ ہو گیا ہے, تو وہ بچے جو کہ نئی کلاس میں جا رہے ہیں وہ نئے خواب بھی سجا رہے ہوتے ہیں. ایسے میں ایک بات جو کہ ہمارے آس پاس ہو رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, اس کی طرف جائیں, اس میں بہت اسکوپ ہے, اس میں بہت اپرچونیٹیز ہیں, گریب دوز اپرچونیٹیز. تو آج ہم اس موضوع پہ بات بھی کریں گے. اور ایک ایسے اسٹوڈنٹ نے آج ہمیں جوائن کیا جو کہ خود تو بھی ایف ایس سی میں ماشاءاللہ, بٹ جس طریقے سے انہوں نے اے آئی پر کام کیا ہے, تو آج ہم ان کی جرنی بھی آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کوئی ڈگری امپورٹنٹ ہوتی ہے یا ڈیورنگ دا اکیڈیمک کریئر آپ نے کچھ کورسز کرنے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آگے بڑھتے بڑھتے پھر اے آئی کی دنیا میں اپنے قدم جما رہے ہوتے ہیں. اچھا, اے آئی پاورڈ 4 ایپلیکیشنز انہوں نے بنائی ہیں, ایک نہیں 4. ایبسولوٹلی, یہ بہت بڑی بات ہے. بالکل. اس سے پہلے سبین جس طرح سے انہوں نے وہ لینگویجز سیکھی, یعنی جب ہم بات کرتے ہیں کہ پہلے سٹیپ کی, وہ سٹیپ کے بعد جس طرح سے گوگل نے ان کو سرٹیفائیڈ اے آئی ایپ ڈیولپر کا ایک ٹائٹل دیا, تو آج ہم اس پہ بات بھی کریں گے کہ کس طریقے سے یہاں تک وہ پہنچے ہیں. حاشر احتشام ان کا نام ہے, اور جیسے سبین آپ نے کہا کہ انہوں نے بہت سی ایپلیکیشنز تیار کر لی ہیں, تو حاشر کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. گریٹ. حاشر تھوڑا سا آغاز بتائیں, یہ کیسے خیال آیا کہ اچھا آپ نے پائتھن سیکھنا ہے, آپ نے اس میں اے آئی کی طرف جانا ہے, اور آپ نے اس ایپلیکیشنز کی طرف تک پہنچنا ہے؟ سو بیسیکلی چھوٹے ہوتے سے ہی میرا پروگرامنگ میں کافی انٹرسٹ تھا. مائی فادر از این الیکٹریکل انجینئر, سو وہ مجھے چھوٹے چھوٹے کوڈنگ ٹاسک ارلی ایج سے ہی دیتے تھے. تو جیسے پھر اے آئی کا دور آیا تو پھر انہوں نے مجھے کچھ لنکس شیئر کیے کہ یہ کورسز ہیں, آپ دیکھ لو, اے آئی کا آگے ہی زمانہ ہے, تو آپ جو ہے نا یہ اس کو لرن کریں. تو میں نے پھر ڈفرینٹ ریسورسز سے ڈفرینٹ چیزیں لرن کر کے کافی لمبی جرنی, اور پھر کافی پری ریکوزٹس کو پورا کرنے کے بعد یہ اس قابل ہوا میں کہ یہ اپلیکیشن ڈیولپ. لمبی جرنی سے کیا مراد ہے؟ لمبی جرنی سے میرا یہ مراد ہے کہ پہلے ایسے اوور نائٹ سکسیس تو نہیں ہوتی کہ مطلب میں نے ایک دن اٹھا اور ساری اپلیکیشنز بنا دی. میں نے پہلے پائتھن کی بیسکس لی, پھر باقی سب سے پہلے تو میں ویژول بیسک فار اپلیکیشنز, ایک مائکروسافٹ اپلیکیشنز کے لیے لینگویج ہے وہ, اس کو سیکھا میں نے. اس کے بعد یہ اے آئی ایم ایل کی فیلڈ میں جو گوگل کی سرٹیفکیشنز کی, پرومپٹ ڈیزائن کی, پھر میں گوگل سرٹیفائیڈ اے آئی ایپ ڈیولپر بن گیا, ان کا ایگزام کلیئر کر کے جو ان کی چیلنج لیبز ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک ایتھیکل اے آئی کس طرح ڈیولپ کرنی ہے وہ سرٹیفکیشن کی میں نے. اور اس کے بعد کافی سارے انٹرنیشنل ہیکاتھونز میں پارٹیسپیٹ کیا, جس کے اندر میں نے یہ جو آپ بتا رہے تھے 4 ایپلیکیشنز ہیں, اس میں سے 3 میں نے
इंटरनेशनल हैकाथॉन्स के लिए बनाई थी, और एक जो है मैंने अपने रीजनल कंपटीशन के लिए बनाई थी ये करियर कंपस, जो मेरी सबसे आप कह सकते हैं प्राइम और सबसे अच्छी जिसका रिस्पांस आया और सबसे ज्यादा यूजफुल जो लोगों के लिए वो करियर कंपस है। अच्छा, उसमें क्या क्या है थोड़ा ये भी बताएं, बिकॉज इस वक्त जो हम चाह रहे हैं कि लोग इस्तेमाल करें इस ऐप को भी, सो किस तरह से स्टूडेंट्स इससे फायदा उठा रहे हैं? सो करियर कंपस के ना नाम में ही उसका सारा क्रक्स है कि जिस तरह एक कंपस पहले लोग यूज करते थे पुराने वक्तों में, एक समंदर का सफर करते थे तो उसमें शिप्स और बोट्स पर वो देखते थे, एक मैग्नेटिक कंपस से उनको डायरेक्शन बताता था कि इस डायरेक्शन में आपने जाना है तो आप अपनी डेस्टिनेशन को अचीव कर सकते हैं। तो इसी तरह आजकल आपने देखा है बच्चों के आगे पूरा एक समंदर है, पूरी आईटी की फील्ड है, डॉक्टर, बहुत सारी मेडिकल, आर्ट, इतनी फील्ड है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मैं क्या चूज करूं। तो ये मैंने जो एप्लीकेशन डेवलप की है ये साइकोलॉजिकली आपके ग्रेड्स को एनालाइज करती है, जैसे आप उन्हें अपलोड करते हैं ये उनको एनालाइज करेगी, उसके बाद ये आपको बताएगी कि आपके आगे करियर पाथ्स क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं पाकिस्तान में, और फिर एक कंक्लूजन भी बताती है कि बच्चे का इंटरेस्ट एक्चुअली किस फील्ड में है, ताकि वो उसको एक्सेल करे। ये ना करे कि मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, मैं इंजीनियर बन जाता हूँ और उसका इंटरेस्ट किसी और फील्ड में हो। क्योंकि नॉर्मली ये होता है ना आश्रय कि अच्छा अगर आपके पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो नेचुरली आपके अंदर एक हाँ जी, अगर तो आ जाए कि आपने बना है दैट इज फाइन, लेकिन अगर आप नहीं बनना चाहते तो दैट इज इक्वली फाइन एज वेल। इसमें एक मसला ये भी होता है कि जब हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं ना, मैं बच्चों के पर्सपेक्टिव से बात रख रहा हूँ, हम कहते हैं कि हमें भी यही बनना है, हमें भी यही करना है, स्पेशली इन सोशल मीडिया डोमेन, तो हम यही देख रहे हैं अच्छा वो सक्सेसफुल है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो मुझे भी वही करना है। ये भी देख रहे होते हैं ना कि ये सेफ ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, इंटरेस्ट साइड पे कर देते हैं, स्कोप देके कि अच्छा ये मैंने फील्ड चूज कर ली है, ये अब आगे चल के मुझे इससे नुकसान नहीं होगा। अब जिस तरह ये एआई है, मैंने भी इसको परसू करना जब शुरू किया तो लोगों ने मेरे पे काफी मतलब तनकीद की कि ये ना काफी एडवांस कोर्सेज हैं और मैं अभी यूनिवर्सिटी में भी नहीं हूँ। जब मैंने शुरू किया था तब तो मैं एफएससी भी शुरू ही कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत एडवांस मास्टर लेवल कॉन्सेप्ट है, ये किस तरह ग्रैब करेगा, शुरू कर भी लेगा तो he'll just quit in a week or two। लेकिन मैं फिर जो है ना लेट नाइट्स बैठता रहा, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक पढ़ता रहा। तो मैं सबको यही यूथ को कहना चाहूंगा, पढ़ाई का कोई नेमल बदल नहीं है। आज जो भी मैं बनाऊं पढ़ाई की वजह से ही बनाऊं। बेशक ये एआई के अंदर ही है, ये भी पढ़ाई की फील्ड है, और बच्चे ना इग्नोर कर रहे होते हैं कि मैथ्स है, ये क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, लीनियर अलजेब्रा को इतना इग्नोर करते हैं। लेकिन जब वो आगे देखेंगे एआई और मशीन लर्निंग जो लोग कर रहे हैं एडवांस उसमें पढ़ रहे हैं, उनको पता होगा कि ये बेसिक मैथ्स ही कितना जरूरी होता है उसके लिए। तो पढ़ाई का कोई नेमल बदल नहीं है। नॉर्मली ये भी तो होता है ना, जैसे आपने तनकीद की बात की कि वो ये कहते हैं कि नहीं अभी फोकस करो अपने इस ईयर पे, एफएससी पे फोकस कर लो, क्योंकि नॉर्मली हम यही देखते हैं कि वक्त ही नहीं होता आपके पास कुछ और करने का, कि आपकी ऐसी रूटीन चल रही होती है। तो आपने कैसे मैनेज किया ये जो आपने कहा ना रात 2-2 बजे तक पढ़ना, तो हाउ डिड यू मैनेज दैट? मैं इस तरह करता था कि आ जाता था जब कॉलेज से आके थोड़ा नैप लेके फिर पढ़ता था 10 o'clock तक। मैं अपना वैसे कॉलेज का काम करता था, उसके बाद 10 से लेके 2 या 3 तक जो है ना मैं रात को एआई का ये पढ़ता था। 4-4 घंटे सो रहे हैं सिर्फ? हाँ जी, तो बस थोड़ा सा सो के ही जो है ना मैं बस फिर बाकी अपना काम करता था ताकि नॉलेज आता रहे मेरे पास। ये अच्छी बात है, ये तो मतलब एक क्रेज हम देख रहे हैं, अच्छी बात है, बट सोना उतना इक्वली इम्पोर्टेंट है, बैलेंस करके चलना। देखिए सभी बात तो एक है ना, शोज योर इंटरेस्ट ना, या फोन यूज कर लें या पढ़ लें, तो उसमें हम पढ़ लेता हूँ। सही बात है, ये बात है। वैसे कुछ लोग होते हैं ना जो नींद नहीं आ रही, जाग तो वैसे रहे होते हैं लोग 4-4 बजे तक सुबह, तो इट्स बेटर कि आप प्रोडक्टिव इस्तेमाल उस टाइम का करें, तो वो बड़ा जरूरी होता है। हाशिर, व्हाट्स नेक्स्ट, क्या सोचा है, अब क्या प्लान सेट किया हुआ है, उसको कैसे अचीव करना? अभी इंशाल्लाह मैं जो है अपनी करियर जो है ना उसको पहले ये तो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूंगा, मैं इसी में इंशाल्लाह प्रोफेशनल डिग्री लूंगा, मोस्ट प्रोबेबली कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में अपनी डिग्री कंप्लीट करूंगा। और उसके बाद कोई जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है ना, जिस तरह ये तो अभी मैंने एक सोशल प्रॉब्लम एड्रेस किया कि करियर काउंसलिंग का, एक पाकिस्तान एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट है 2021 और 2022 के अंदर वो पब्लिश हुई थी। तो उसके अंदर उन्होंने बताया था कि 89 से 90% बच्चों के पास करियर काउंसलिंग की फैसिलिटी है ही नहीं पाकिस्तान में। तो ये उस प्रॉब्लम को ये जो है ना मेरा ऐप जो है टैकल एड्रेस करता है। तो बाकी मेरा यही गोल है कि इससे भी ज्यादा जो सोसाइटल और जो है ना हमारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस किया जाए। आपने किया भी तो है इमोशनल सपोर्ट, व्हाट वाज दैट? वो इमोशनल सपोर्ट देखें, जिस तरह मैं ये सारी जर्नी के अंदर काफी मुझे फेलियर्स भी आए। जो मेरा पहला चैटबॉट था वो हाई का भी रिस्पॉन्स सही से जनरेट नहीं करता था। तो मैंने फिर उसके अंदर मेरे पेरेंट्स ने, मेरी बहन ने, मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया।
تو میں نے ایموشنل سپورٹ اس لیے بنائی کیونکہ میں نے دیکھا تھا پاکستان میں تو یہ مطلب سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا لوگ ایک ٹیبو سمجھتے ہیں, نہیں جاتے, اور ان کو ایموشنل سپورٹ نہیں مل پاتی. تو یہ ایک انٹروورٹ بھی ہے, اور اگر وہ بندہ کسی سے بات نہیں کر سکتا تو وہ اپنے موبائل پہ ٹیکسٹ تو کر ہی سکتا ہے نا, تو ٹیکسٹ کرے گا, آگے سے روبوٹ ہے, وہ اس کو جج بھی نہیں کرے گا, اور ایموشنلی اس کو اگر آگے سے ایڈوائس دیتا ہے کہ آپ نے کیا کچھ کرنا ہے, تو یہ اس کے لیے بہت مطلب ایک بینیفیشل چیز ہوگی نا. اچھا, نارملی کیا یہ چیٹ باٹس ایموشنل رسپانس دیتے ہیں؟ نہیں, جس طرح چیٹ جی پی ٹی اگر آپ بات کریں وہ نہیں دیتے, گروک ہو گیا, یہ ایموشنلی ایکٹیو نہیں ہوتے. جب بھی آپ ان سے بات کریں, بیکاز میں نے بہت اس کو ٹرائی کیا نا کسی موضوع کو لے کے, تو رسپانس ایموشنل نہیں آتا, بہت سرفیسڈ ہوتا ہے. تھوڑا تھوڑا آتا ہے ویسے, اگر کوئی غلطی ہو جائے, اب یہ سب دیکھ رہے ہوں گے, ہم بھی ٹرائی کرتے رہتے ہیں ساری چیزیں, بٹ سب ہاؤ کہیں نہ کہیں وہ آپ کو ہلکا سا نظر آتا ہے جب کوئی بات کرنے کو نہیں ہے, تو آپ چیٹ جی پی ٹی کوئی بات کرنے کو نہیں, آپ بات کریں, ٹائم پاس بہت اچھا ہے, ایموشنل سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی. ایموشنل سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی تو اسی پرابلم کو, اور یہ ایموشنل سپورٹ کا فیچر میری کریئر کمپس کی ایپ میں بھی اب ہے, یعنی جو میرے انیشل اپلیکیشن تھی وہی اب اس میں بھی اس کا فیچر ہے. آپ جنرل گائیڈنس اور ایموشنل سپورٹ اسٹوڈنٹس بھی اس سے لے سکتے ہیں. اچھا, پھر اگر تھرڈ پہ آ جائیں, واٹ واز دیٹ لیگل مائنڈ تھنگ؟ یہ ایک انٹرنیشنل ہیکاتھون ہو رہا تھا فیلکن اے پی آئی کا, تو اس میں نے یہ لیگل مائنڈ بنائی تھی اپلیکیشن. بیسیکلی آپ کے جو بھی کوئی لیگل ایشوز ہوتے ہیں, وہ لائر اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو 24/7 آپ اس سے ایکچولی ایک لیگل سپورٹ لے سکتے ہیں. آپ سے پورا ایک سینیریو بتا دیتے ہیں کہ یہ ایشو ہے, اور ایز پر دا لا آف دیٹ پرٹیکولر کنٹری اس کو اینالائز کر کے بتا دیتے ہیں. وہ اب میں نے صرف اپنے کنٹری پاکستان کے لیے, پاکستان کا لا بھی بہت واسٹ ہے, اس کا ڈیٹا سیٹ بہت بڑا تھا. اوکے, یہ کتنی اچھی بات ہے کہ نارملی لوگ سوال کرتے ہیں, اچھا یہ میرا مسئلہ ہے, اب مجھے پتہ نہیں کیا ہوگا, مجھے انصاف کس طریقے سے ملے گا, میں کیا کروں. سو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو پرسو کرنا ہے, کہاں کس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے, کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے, کون سے پروفز ہونے چاہیے. سو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے چیٹ باٹ کہ اچھا یہ ہونا چاہیے, اس طرح پرسو کریں, اس طرح آپ اس کو لے کر چلیں. تو اچھا وکیل آپ کو مطلب یہ ہے کہ ون کلک پہ آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں, اور جو بھی پینل کوڈ ہے وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ پراپر وہ آپ کو بتاتا ہے. آپ نے اس کے لیے سارا جو لٹریچر تھا وہ اس میں ڈالا ہوا ہے. اوکے, جتنا بھی لیگل آپ کا لٹریچر ہوتا ہے, زبردست. اچھا, پھر نیٹ پرلس دا لاسٹ ون. ہاں جی, یہ میری اب تک کی سب سے ایڈوانسڈ اپلیکیشن ہے, جو کہ میں نے ایک گروپ پروجیکٹ کیا تھا. بیسیکلی آئی ایم انرولڈ ان ہارورڈ یونیورسٹیز اے آئی پروگرام ہے ایک. ہاں جی, یہ کب ہوا ہے؟ وہ یہ بھی ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی ہوا ہے. اس کا یہاں بیٹھ کے اب ہارورڈ میں پڑھ رہے ہیں. ہاں جی, وہ دیکھیں اب یہ لوگوں کو کریئر کے بارے میں نہیں پتا ہوتا کہ ان کے ورچولی بھی کافی سارے پروگرامز ہوتے ہیں, جس طرح ڈیٹا سائنس وغیرہ کے ہیں, وہ 2 ایئر کورسز اس طرح کے پراپر ایک ڈگری ٹائپ وہ آپ کو ایوارڈ بھی کرتے ہیں. گریڈنگ سسٹم ہوتا ہے, لائیو لیکچرز ہوتے ہیں, آپ آن کیمپس بھی جا کے کچھ لے سکتے ہیں, کچھ آپ کے اوپر ہوتا ہے وہ, کیونکہ بڑی یونیورسٹی ہے وہ. تو اس کے خواب ہے ہارورڈ پڑھنا, تو اس کے لیے اپرچونٹی. ہاں جی, اس کے لیے لیکن آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی اپنے ایکسٹرا کریکولرز پہ بھی, اور کافی چیزوں پہ ڈفرینٹ بھی, کیونکہ وہ صرف ایکیڈیمک کرائٹیریا نہیں دیکھتے, کافی ساری آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس بھی دیکھتے ہیں اگر آپ نے بیچلرز وہاں پر پرسو کرنا ہے یا کچھ اور بھی. تو اس کے کچھ بچے تھے جو میرے ساتھ مطلب کلاس میٹس ہی تھے یا سینئر تھے. ایک انڈیا سے میری دوست تھی, تو وہ جو ہے ہم سب نے مل کے ایک بنایا تھا. لارج نیٹ ورکس ہوتے ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا, انٹرنیٹ مسئلے کرتا ہے, گھروں میں بھی سلو ہو جاتا ہے, کنجیشن آتی ہے, تو وہ ہم جب خراب ہو جاتا ہے تب جا کے ہم دیکھتے ہیں اب کیا کرنا ہے, اس کو راؤٹر آن آف کر رہے ہیں. تو یہ بڑے اسکیل پہ یہ نہیں ہو سکتا. تو بڑے اسکیل پر جب نیٹ ورک ایشوز آتے تھے, پہلے سافٹ ویئر صرف یہ بتا سکتے تھے کہ اچھا نیٹ ورک ایشو آ رہا ہے کچھ کرو, وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کیا کرنا ہے, یا یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز خراب ہو گئی ہے. جب وہ میری اپلیکیشن نا پریڈکٹ کرتی ہے کہ یہ ایشو کس وجہ سے آ رہا ہے جو ہم نے یہ اپلیکیشن بنائی ہے, اور پوٹینشیل اس کے رسک کیا ہو سکتے ہیں, اور اگر اسی طرح چلتا رہا تو کیا ایشوز آئیں گے, اور کون سا کمپوننٹ جا کے آپ نے ٹھیک کرنا ہے, اور آپ اسے بات بھی کر سکتے ہیں. مطلب اگر ایک ٹیکنیشین ہے جس نے وہ بڑے کمپیوٹر کے اندر جا کے کوئی چیز فکس کر دی ہے, اس کو بھی نہیں سمجھ آ رہی, تو وہ اس سے بات بھی کر کے پوچھ سکتا ہے, اچھا یہ مجھے بتاؤ یہ چیزیں میں دیکھ رہا ہوں, تو اس میں سے کیا جو ہے نا میں صحیح کروں, اور پراپر وہ آپ کو ایک پوٹینشیل رسک بتا سکتا ہے لارج نیٹ ورک سسٹمز کے. اچھا آبھاشی, جتنا کچھ آپ نے بھی کیا اس میں سینس آف اکمپلشمنٹ تو بہت زیادہ ہے obviously ہے, لیکن کیا کوئی فائنینشیل بینیفٹس بھی ہو رہے ہوتے ہیں؟ جی, فائنینشیل بینیفٹس اس طرح سے تو نہیں, لیکن مطلب کچھ فری لانسنگ جابز وغیرہ میں نے ضرور ہنٹ کی ہیں. وہ اپنے اون پہ ہی ہوتا ہے, لیکن میں نے کیونکہ اس کو مانیٹائز اس طرح سے نہیں کیا, کیونکہ میں چاہتا تھا کہ لوگوں کو فری میں
हेल्प मिल Because सकती मैं है। एप्स के पर्सपेक्टिव से पूछ रही हूँ कि ऐप से तो आप अर्न भी कर पाते हैं ना। अगर अच्छा। किसी ने करना है, वो मेरा बिलीफ ये है कि लोगों को फ्री में सपोर्ट मिलनी चाहिए जहां तक, क्योंकि मुझे इस तरह से मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए कोई नहीं था, तो इसलिए मैंने उसको फ्री रखा हुआ है। कितने साल का आप? मैं अभी 18 इसीलिए इसी वजह से, बट स्टिल आगे चल के अगर आपकी एक मेहनत है तो आपको उसको एक बिजनेस मॉडल की तरफ भी लेकर जाना चाहिए। हाँ जी, वो Because मैं- बहुत सारी चीजें हो, वो जाहिर सी बात है फ्री भी हो, बट एट द सेम टाइम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपके लिए जिंदगी में यस, बहुत वो important फाइनेंशियली जो है ना, वो मैं एप्लीकेशंस डिफरेंट डेवलप करूंगा, लेकिन जो सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रही है हमारे पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए, That's great. उनके ऊपर मैं कॉस्ट ये भी तो है। करूंगा। अच्छी बात है, ये responsibility. पैशन है। और एट द सेम टाइम हाशिर जैसे जो यंगस्टर्स है ना, जो हम Yes. कहते हैं ना कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसे बच्चों के हाथ में, तो हमारे नौजवानों की जो हम बात करते हैं वो इन जैसे अच्छे बच्चों के नौजवान हाथों है, में वो अच्छे बच्चों के हाथों में है। सो जब वाकई हम जब ऐसे नौजवानों से मिलते हैं तो एक अच्छी फीलिंग हमें भी आती है कि हाँ वाकई काम हो रहा है, पाकिस्तान में पोटेंशियल है, सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की बात है, और जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल भी है। और But उस प्लेटफॉर्म को आपने ढूंढना है, उसे एक्सप्लोर करना है, ये उसको आपका टैप काम करना है, है, कोई आपका प्लेट में काम रख के नहीं है। देगा। एब्सोल्युटली, ऐसे आपने मेहनत करनी है। आशीष, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। जितने आपने काम किया उसके तो हम बहुत एक्नॉलेज करते हैं आपको, जितना आपने आगे जाने का अभी गोल सेट के लिए आप उसमें कामयाब भी करें। हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। Get your रोज का डोज जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। हे, तुम हर रोज एनर्जाइज रहती हो। गुड जॉब। इतना ही आसान होता है अपना रोज का डोज दैट हैज विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम। गेट योर रोज का डोज। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। गेट योर रोज का डोज। जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे PTV होम पर। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। गेट योर रोज का डोज। जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। मैं हूँ लड़की लाहौर की। देखिए आपको कहने की जरूरत नहीं। दीवा दूध वाला बीबी जी, दीवा दूध वाला। सोसाइटी वाले लोग बातें कर करके मार देंगे मुझे। वो कहते हैं इतना बड़ा घर है और तुम्हारा शौहर दूध बेचता है। एक बार मेरा सिल्वर बटन आने दो, फिर अंबर ने दुनिया को बताना है कि अंबर शय क्या है। पहले चल के सिल्वर के बर्तन धो लो। तुम्हारे नाम की एक ही डिश चल रही थी निको, और तुम उसको भी बंद कराना चाहती हो। मेरा बस चले ना, तुम्हारा पूरा वजाहत रेस्टोरेंट बंद करा दो। ये आपको बासी नहीं लग रही? वो चालान फौरन फाड़ देते। तो
इको जान, अब मॉर्निंग वॉक आपने स्किप नहीं करनी है। मेरे 3 घंटे की पानी पे मेहनत फेर दी तूने। मेहनत तो पानी फेरा जाता है, पानी पे मेहनत नहीं। 12 नान, निहारी, गाजर का हलवा और कुछ स्पेशल मैंने पैक करा करूँगी ना, आपके लिए स्पेशल रखा मैंने। एक तो आपके अब्बा जी हमारी शादी करा के ये राज अपने साथ कबर में ही ले गए। कौन है वो कलमुई जिसको आप मेरी जगह पे लाना चाहते थे? कभी तूने अपना नजारा किया है मजनू कि लैला की तरह तू खुद भी है मेहमान नशीनों में? क्या बेहूदगी है ये? आपने लड़की की तस्वीर तो मुझे अभी तक नहीं भेजी। मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगी। हाथ खाली होंगे तो व्हाट्सएप करेंगी ना। मोहब्बत का दावा करने वाले ऐसे करते हैं। सत्ता तो उन बलाओं को डालता है ना फुफ्फो जो हमारी नजरों से ओझल हो। तुम किस बला की बात कर रही हो? वो इस बांदरी को तो मैं दसांगी अब। अंबर मार नहीं प्यार। वो यहाँ मोहब्बत की लगी पड़ी है और तू एजुकेशन कैंपेन चला रही है। मंदी का मुजाहिरा, अगर तुम इसकी तरबियत के बात करते ना तो आज ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता। इस जिंदगी से तो बहुत अच्छी है मौत। प्यार का तड़का। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब उस सेगमेंट का वक्त हुआ जाता है जिसे मेरा या शुएब शायद दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन नहीं है समहाउ ताल्लुक है। बिकॉज इस ईद पे जिस तरह हमने देखा जी फर्शी शलवार का जो एक ट्रेंड शुरू हुआ था ना, और ये लिटरली ईद से पहले पूरा रमजान हम देख रहे थे जी फर्शी शलवार। एक तो पहले वो जंग थी ना कि शुरू किसने किया, वो एक जंग थी कि किसने शुरू किया वैसे? ये इतना पुराना फैशन है। आप फैशन अपनी तो पुराना, अम्मी लेकिन का ट्रेंड कैसे स्टार्ट हुआ अभी? आप अपनी अम्मी की पुरानी पिक्चर्स उठा के देखें, उसमें है फर्शी ना? शलवार तो किसी को नहीं पता कि एक्चुअली किसने स्टार्ट किया था, बट हाँ उसको री-इंट्रोड्यूस किसने करवाया वो फिर आप कुछ कहते जी सदफ कंवल साहिबा ने कराया, कोई कहते कोई एक दो और डिजाइनर से उन्होंने करवाया, मैंने सुना सबीन फारूक ने कराया था। मैंने तो अभी तक खुद नहीं पहनी, मुझे तो पता भी नहीं है, लेकिन लोग ये कहते हैं। बट स्टिल यू नो जिसने भी करवाया बहुत अच्छा काम किया, चाहे 2-3 लोगों ने मिलके किया बहुत अच्छा। बिकॉज अच्छा काम किया है, वो कहते हैं वो पहन के चल रहे तो एकदम आप गिर जाते हैं ऐसे। अरे ये तो कैरी करने की बात होती है ना कि आपने उसको कैरी किस तरीके से करना है। लेकिन हाँ जो उसका हशर कुछ लोगों ने बिगाड़ा है ना फर्शी शलवार के नाम पे, जो कुछ बना के पहना है ना लोगों ने, फर्शी के नाम पे बहुत फर्जी चीजें बनाते रहे हैं। कुछ फर्शी नहीं भी थी फर्जी। हाँ तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कोई क्या कर रहा है। तो अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी चीज अगर ट्रेंड में आई है तो आपने उसको कैरी किस तरीके से करना है। आप क्या वो फैशन आपके लिए है या आपके लिए नहीं है? अगर वो फैशन आपके लिए है तो उस फैशन को आपने किस तरह से लेकर चलना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है ताकि वो चीज आपके ऊपर बहुत अच्छी लगे। सो आजकल क्या ट्रेंड्स हैं फर्शी शलवार के अलावा, किस तरीके से आप इन समर्स में अपनी स्टाइलिंग कर सकते हैं, किस तरह के कपड़े आप बना सकते हैं, किस तरह से आप बजट फ्रेंडली कपड़े बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, बिकॉज हर कोई ब्रांड्स नहीं अफोर्ड कर सकता। ऑनेस्टली बड़ी अफसोस की बात है, मैं बिल्कुल ऑनर ये बात कहने को तैयार हूँ कि एक सिंपल लॉन का जोड़ा जो कि आपको 1500-2000 रुपए का मिल जाता था, वो अब 20-20 हजार 25-25 हजार रुपए का एक लॉन का जोड़ा, जो कि बड़ी अजीब सी बात आपको बाज़ोकात लग रही होती है। ठीक है हर चीज अपनी जगह पे है, बट एट द सेम टाइम लोगों के लिए फैशन को हमें अफोर्डेबल भी बनाना चाहिए। यही आज का हमारा मौजू है, कैसे आप अफोर्डेबल बना सकते हैं, कैसे आप स्क्रैच से लेकर एक अच्छा ड्रेस डिजाइन कर सकते हैं। तो जो इस पे काम कर रहे हैं आज हम उनसे बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं फैशन इन्फ्लुएंसर है माशाल्लाह, वो जिस तरीके से वो स्क्रैच से लेकर पूरा गाइड करती हैं कि अच्छा यहां से मैंने फैब्रिक लिया, यहां से मैंने उसकी एम्ब्रॉयडरी कराई, यहां से मैंने उसमें एम्बेलिशमेंट किया और इस तरह से पूरा आउटफिट जो वो रेडी हो गया। इकरा अनस इनका नाम है, सोशल में माशाल्लाह अच्छाई हुई, 1.5 साल से हम देख रहे हैं इनको सोशल मीडिया पे जिस तरीके से इनकी प्रेजेंस है। सो वेलकम करते हैं इकरा को। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्शी शलवार पे आपका कमेंट क्या है? फर्शी शलवार
شلوار پہ میں نے خود بھی بنائی ہے بہت سارے, کیونکہ اوبیسلی میرا کام آؤٹ فٹ فرام اسکریچ سے تھا, اینڈ پیپل وانٹ کہ یار آپ اس ٹرینڈ کو بنائیں ہمارے لیے. میں نے ایک ڈریس بنایا تھا اور میں نے ایک ڈیزائنر کا ڈریس ریکریٹ کیا تھا, میری یوٹیوب پہ وہ ویڈیو وائرل ہوئی, اور اس کے بعد لائک لاٹ آف آرڈرز مجھے ملے. وہ ڈریس ڈیزائنر کا کتنے کا تھا اور آپ نے کتنے کا بنایا تھا؟ وہ تقریباً میرا خیال ہے 55,000 کا تھا, اور میں نے بنایا 8500 میں 3 پیس. 55,000 کا جوڑا, آپ نے بنایا 8,500 میں. میں یہی تو بات کر رہی تھی کہ بعض اوقات اتنی کاسٹ نہیں ہوتی ہے اس ڈریس کے اوپر, اتنی اس کے اوپر آپ بنا کے, کیونکہ آپ کے برانڈ کا نام ہے, اور آپ مطلب آپ تو 55,000 کی بات کریں. ہم نے موسٹ وائرل ڈراما اقتدار کا ہی وہ آؤٹ فٹ تھا جو میں نے بنایا, اور وہ وائرل ہوا, اور لٹرلی لائک ہر بندے کو وہ بہت پسند آیا آؤٹ فٹ. لوگوں نے خود سے بھی بنایا, مجھے بھی آرڈر دے کے لوگ بنواتے ہیں ڈریسز. تو میں نے بنایا, لیکن میں نے عید پہ نہیں پہنا اس کو. کیوں؟ مطلب میں کہتی ہوں کہ دیکھیں مجھے نا فرشی شلوار قمیص کے ٹرینڈ سے زیادہ لائک یہ جو لانگ شرٹ اور ٹراؤزر ہے نا, اس کا کمفرٹ وہ ہے. یس, مجھے اس میں کمفرٹ ہے. That's very right. کچھ لوگ ہوتے ہیں بس ٹرینڈ کے چکر میں نہ پہن لیتے ہیں. بالکل. I mean it's your comfort first. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہ کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے, آپ خود کمفرٹیبل فیل کریں, کمفرٹیبل تو اتنی ہوتی ہے ہوادار, لیکن دیکھو کچھ لوگ نہیں چل سکتے ہیل کے ساتھ اس میں. It's very comfortable, honestly. نہیں لگتی بہت اچھی, اگر آپ نے اس کو بہت اچھے سے اسٹائل کیا ہوا ہے تو وہ بہت اچھی شارٹ ہائٹڈ تو آپ پہ نہیں سوٹ کرتی. نہیں, شارٹ ہائٹڈ کے اوپر آپ ہیل کے ساتھ کیری کریں, اچھی لگے گی آپ کے اوپر. اچھا کچھ لوگ تھے, اب ہم نے دیکھا بڑا ایک اچھا, ہم دیکھ رہے تھے کہ ماریا بھی نے بھی بڑے اچھے طریقے سے اس کو الیبوریٹ کیا کہ آپ کی جو باڈی ٹائپ ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا ایگزیکٹلی کہ آپ نے کس طرح کی شرٹ بنوانی ہے. اب میں نے دیکھا تھا صدف کنول نے بڑی خوبصورت وہ شلوار عید پہ اپنی کیری کی, لانگ شرٹ کے ساتھ وہ اتنی گریسفل لگ رہی ہے. بالکل, میں نے بھی دیکھا, بہت ڈیسنٹ لگ رہا ہے. حالانکہ ٹرینڈ انہوں نے ہی چلایا تھا شارٹ شرٹ کا, بٹ عید پہ دیکھیں انہوں نے بھی لانگ شرٹ کے ساتھ کیری کیا ہے, اور بالکل لائک کھلی شلوار نہیں تھی, نارمل رہتے ہوئے بنائی گئی ہے. اب دیکھیں یہ اس چھوٹی عید کا ٹرینڈ تھا, اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ٹرینڈ لانگ لاسٹنگ نہیں ہے. جب یہ ختم ہو جائے گا تو ہم لوگ پھر وہی کریں گے, یار اب یہ شرٹ شارٹ ہے, اس کو لانگ کیسے کرنا ہے. میں نے اس کا صدف نے کیا شرارت, سب کچھ شارٹ پہ لگا کے خود لانگ پہن لی ہے. ایسا ہی لگتا ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیشہ اس ٹرینڈ کو فالو کریں جو لانگ ٹرم آپ کا چلنا ہے. اور اس وقت آئی تھنک لانگ شرٹس آر ویری ایگزیکٹلی, لانگ شرٹس چل رہی ہیں, 1 ٹون میں رہیں, اس کے ساتھ آپ کنٹراسٹ کریں تو وہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. آپ ایک فیشن کو نہیں لے کے دیکھنا چاہیے. اب 1 مہینے کا یہ فیشن تھا, ہر بندہ اسی کو چلا رہا ہے, فرشی شلوار, اور موسٹلی لوگوں نے پہنی, اور موسٹلی جنہوں نے دکھائی انہوں نے پہنی بھی نہیں ہے اس کو. تو انہوں نے لانگ شرٹ کو ہی پریفر کیا. لوگوں کو لگایا فرشی پہ, اور شارٹ شرٹ پہ خود کام کچھ اور ہی. بالکل ایسا ہی. اچھا بات ہے, جو آپ کا ایکچوئل کام ہے جو اسکریچ سے آپ شروع کرتی ہیں اور آپ آؤٹ فٹ پورا ڈیزائن کرتے ہیں, یہ آئیڈیا کیسے آپ کو آیا کہ اچھا لوگوں کو افورڈیبل ڈریس کی طرف مجھے لے کر آنا ہے, گائیڈ کرنا ہے, کیا اس کے لیے کیا؟ ایکچولی دیکھیے, میں اگر آنیسٹلی اسپیکنگ ایک بات کروں تو جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے نا بچپن میں, تو ہماری مائیں جو ہے نا وہ جیسے کٹ پیس ملتے تھے, ان سے ڈریسز بنایا کرتی تھی ہمارے, ٹھیک ہے, اور ہم نے کبھی اتنے ایکسپینسو کپڑے پہنے ہی نہیں. تو ہم لوگ وہی دیکھتے آ رہے تھے کہ مطلب سب کی مائیں ایسے کرتی ہوں گی, سب لوگ مجھ سے اس چیز پہ ایگری بھی کرتے ہوں گے. تو میرے مائنڈ میں وہی ہوتا تھا کہ یار ماما میری ماما کپڑے سلائی کر لیتی تھیں, تو مجھے یہ تھا کہ یار وہ بناتی ہیں. پھر اس کے بعد نا مجھے ڈیزائننگ کا شوق ہوتا تھا, مجھے بڑا شوق تھا کہ میں ڈیزائن کروں اپنے کپڑے خود سے. آہستہ خود سے بنانے شروع کیے. پھر جب میری شادی ہو گئی تو میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ بات بولی کہ جب تمہارا یہ کام ہے تو تم اس کو لوگوں میں کیوں نہیں دکھاتی, لوگوں میں اسپریڈ کرو اس چیز کو, تاکہ تمہیں جو ہے نا کام کرنے کو بھی ملے اور لوگ بھی تم سے خوش ہوں, فائدہ ہو نا, عوام کا فائدہ ہونا بالکل. پھر میں نے ایک ویڈیو بنانے شروع کی, ایک ویڈیو بنائی رابی سینٹر کی, سٹارٹ لیا, لوگوں کو پسند آنا شروع ہوئی, لوگ جانا شروع ہوئے مارکیٹس میں. پھر دکان والوں نے بھی بتانا شروع کیا کہ آپ کی ویڈیو سے لوگ آتے ہیں, تو پھر اس چیز کو ہم نے کیری آن کیا. اب ماشاءاللہ سے جو چیز میں خود ویئر کر کے بناتی ہوں لوگ وہی مانگتے ہیں. اب اسکرین شاٹ لے کے جاتے ہیں شاپ والے کے پاس, ہمیں وہ چیز دے دیں, لٹرلی ایسا ہوتا ہے. اور ظاہر راولپنڈی میں اسپیشلی 3-4 جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کو اس طرح سے جا کے ملتا ہے کپڑا اور آپ اس کو پھر اسٹچ کراتے ہیں. تو آپ پنڈی سے باہر بھی جاتے ہیں؟ جی بالکل, میں پنڈی سے باہر بھی جاتی ہوں. ابھی ریسنٹلی ہم نے لاہور کا وزٹ کیا تھا, اب ہمارا کراچی کا بھی ہے. ہمیں کولیبریشنز آتی ہیں تو ہم ضرور آؤٹ آف سٹی وزٹ کرتے ہیں. کولیبریشن سے مراد ہے کہ بہت سی شاپس ایسی ہوتی ہیں جو کہ اس طرح سے تھان کے تھان آ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس, اور سم ٹائمز ہم یہ بھی دیکھتے ہیں وہ ڈیزائنر جو ڈریس ہوتا ہے اس کا فیبرک آ رہا ہوتا ہے, آپ کو وہ کولیبریشن کے لیے کہتے ہوں گے. بالکل, وہ کولیبریشن کے لیے بھی کہتے ہیں, کچھ ہمارا اپنی ہنٹنگ ہوتی ہے. اب جیسے مجھے پتا ہے کہ یہ ڈریس مجھے اچھا لگ رہا ہے, تو اب میں نے ریسنٹلی عید کا ایک آؤٹ فٹ بنایا ابھی, جو میں نے چھوٹی عید پہ پہنا ہے, تو وہ میں نے خود سے ڈیزائن کیا.
एंड मतलब मुझे था कि मैंने खुद बनाना है, मैंने उसका फैब्रिक खुद लिया, उसको डाई कराया, डिजाइनिंग एवरीथिंग वो मेरी अपनी है। तो मैं खुद से भी माइंड में मेरे आते हैं कि ये चीज मैंने करनी है, फिर लोग उसको पसंद करते हैं, अंडर बजट होती है तो लोग लेते भी हैं और लोग ऑर्डर भी देते हैं कि यार आप हमें बनवा कर दें। लोग अक्सर जो है ना वो कहते हैं जैसे बड़ी मेहनत होती है कि किस दुकान पे जाए, अक्सर उनको फैब्रिक नहीं सिलेक्ट करना आ रहा था, और जब एक ड्रेस उनके माइंड में जैसा होता है शायद वो नहीं उस तरीके का बन पा रहा होता, तो वो बड़े बड़े डिसहार्ट हो जाते हैं, और उसके बाद जो है लोग कहते हैं चलो ठीक है ऑर्डर ही करना है, हमें बनी बनाई चीज मिल जाएगी। तो ये भी बड़ी चीज होती है। अच्छा, लोग अगर खुद से कुछ डिजाइन करना चाह रहे हैं स्क्रैच से, क्या क्या चीजें जो अपने माइंड में रखे ताकि उनके पैसे भी वेस्ट ना हो और वो अच्छे तरीके से उसको क्रिएट भी कर सकें? सबसे पहले तो आप बजटिंग करें, ठीक है, आपकी बजटिंग होनी चाहिए कि आपने क्या चीज बनानी है। देखिए मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैंने 55,000 का ड्रेस बनाया ना, अब मैंने हंट की, अब मेरा काम ही यही है ना, मैं आप लोगों को स्पेशली शॉप्स बता रही हूँ कि आपने इस शॉप पे जाना है, आपको 2,000 का इधर से फैब्रिक मिल जाएगा, नेकलाइन आपको इधर से 300 की मिल जाएगी, लेस आपको इधर से इतने की मिल जाएगी, एक पूरी वीडियो मैंने आपको बता दी। लेकिन अगर पर्सनली खुद से लोग जा रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने ड्रेस को जितना मिनिमल रखेंगे ना, आपकी कॉस्टिंग उतनी कम आएगी। आप अपने ड्रेस को मिनिमल रखें, आप अपनी चीजों को अपनी शूज के साथ, अपनी ज्वेलरी के साथ एसेसराइज करें, आप अपने हेयर स्टाइल के साथ एसेसराइज करें। देखिए अगर आपने लॉन का 2500 वाला भी जोड़ा लिया और आपने उसकी स्टिचिंग 1000 देके 3500 वाला भी पहना हुआ है ना, और आपने उसको स्टाइल अच्छे से किया हुआ, तो वो आपका ड्रेस लाखों वाला लगेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अक्सर लाखों के ड्रेस पहने हुए देखे हैं, हम कहते हैं कि ये क्या है, बिकॉज उन लोगों को कैरी नहीं करना आता। आपको जब तक कैरी नहीं करना आता तब तक आप 1.5 लाख का भी जोड़ा पहन लेंगे, वो जोड़ा नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात है आपको स्टाइल कैसे करनी है चीज की। हमारे यहाँ जो खवातीन है बेसिकली वो क्या करती हैं कि वो बहुत ज्यादा ओवर ड्रेस होने की कोशिश करती हैं। लाइक अगर उन्होंने समर्स है तो उन्होंने बड़े बड़े झुमके पहन लिए, बड़ी बड़ी चूड़ियां पहन ली, वो चीजें नहीं अच्छी लगती। आप जितना मिनिमल रखेंगे आपके ड्रेस खुद ही इनहैंस हो। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ शहरों में ज़रा मुख्तलिफ मिजाज भी होता है ना, जैसे आप अगर नॉर्थ से साउथ ट्रेवल करेंगे तो आपको इसी तरह मुख्तलिफ रंग और मिजाज नजर भी आते हैं, चूंकि आपने ट्रेवल भी किया। हाउ डू यू सी दिस फैशन कमिंग इन, के वो कहाँ सबसे पहले आपके ख्याल में आता है? मेरे ख्याल में कराची एंड लाहौर। ओके। हाँ, बहुत ज्यादा फास्ट है इस चीज के लिए। उसके बाद हमारे पास वो चीज आती है। अभी रिसेंटली मेरा विजिट लाहौर में हुआ था। लाहौर में जो मैंने वैरायटी लाहौर सेंटर में देखी है वो मैंने अभी तक राबी सेंटर में नहीं देखी है। मैंने अभी तक वो राबी सेंटर में नहीं देखी। लाइक ईद हमारी गुजर गई है, अब शायद आ गई हो, लेकिन टाइम लगेगा। ईद पे सबने पहन लिए कपड़े, तो यहाँ पे पता चलेगा कि वो चीजें लाहौर में मैंने देखी है, बट मैंने वो राबी सेंटर में अभी तक नहीं देखी है। तो लाहौर और कराची जो है बहुत फास्ट है इस चीज को लेके। उसके बाद हमारे पिंडी में वो चीज आती है और हम उसको डिजाइन करते हैं और उसको बनाते हैं। ओके। फिर चेंज भी होता है ना, देखिए उसमें इतनी सारी चेंजेस भी आती होंगी। जिस तरह लेट्स सपोज कराची लाहौर से कोई फैशन स्टार्ट हुआ, ऑब्वियसली जब वो फैशन आएगा इस्लामाबाद तक या बाकी और इलाकों की बात की जाए तो हर कोई अपने इलाके अपने स्टाइल के लिहाज से उसके अंदर चेंजेस लेके बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो चेंजेस हो जाती। कुछ ऐसे होता है कि कुछ शॉप जो लोकल होती है बेसिकली इनके पास ज्यादातर चाइना से माल आता है। वो लॉट का माल होता है, तो वो जब एक दफा आता है तो वो फिर रिपीट नहीं होता। That's true. कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मतलब कि अब वो लॉट है अगर तो वो फिर रिपीट नहीं होगी, वो आपको वन टाइम मिलेगी और वो वन टाइम के बाद अगर फिनिश हो गई तो वो फिनिश हो गई है, उसके बाद आपको नहीं मिलेगी। तो वो लोग प्रेफर भी करते हैं बिल्कुल लॉट का माल बहुत, ये तो दोबारा आना भी नहीं, किसी और के पास होगा भी नहीं, क्योंकि खवातीन में स्पेशली चीज ज्यादा होती है ना कि जो मैंने थोड़ा पहना हो किसी और ने तो पहना ही ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है, मर्दों में भी होती है। नहीं होता, हम तो कह रहे ट्रेनिंग हो गई। वैसे हम है ना, हम खवातीन हमें वैसे ही इन्होंने ऐसे बदनाम कर दिया। फर्शी शलवार को देख ले, सबने पहनी थी, नेवर माइंड, किसी ने माइंड नहीं किया। मर्दों ने भी पहनी है, मर्दों ने भी पहनी है, टीवी पे देखा मर्दों ने पहनी है। बिल्कुल ऐसा ही। जब माजी में खवातीन पहनती थी तो मर्द भी तो पहनते थे ना। वो ऐसा ही है। गुड। अच्छा इकरा, हम जरा समर के हवाले से अब बात करते हैं। स्प्रिंग पे क्यों नहीं तुम बात कर रही? स्प्रिंग बस खत्म होने वाला है। ऐसे कैसे खत्म? अच्छा चलो स्प्रिंग की बात करते हैं। किस तरह के कलर्स हैं अभी, किस तरह का फैशन, कौन से ट्रेंड्स आप देख रही हैं? अच्छा मैं अगर बताऊं तो वन टोन पे आप रहें। ओके। आपका ड्रेस फुली वन टोन हो। अगर आपने कंट्रास्ट करना है तो आप अपने दुपट्टे के साथ करें, ठीक है। अगर आपके ड्रेस के अंदर कोई कलर पॉप अप करे, लाइक अगर लाइलैक पे रहे तो आप उसके अंदर से कलर निकालें कि इसके साथ क्या दुपट्टा अच्छा लगेगा, उसका कंट्रास्ट करें, ना कि आप ट्राउजर का कंट्रास्ट करें। आप वन टोन में रहें, दुपट्टे का कंट्रास्ट करें, उसके साथ आपने अगर अपना शूज एंड बैग लिया हुआ है तो
कोशिश ये करें कि जिस कलर का आपका बैग है उसी कलर का आपका शूज हो, वो ज्यादा एलिमेंट क्रिएट करता है आपके ये ड्रेस के वैसे अंदर। आपने बड़ी पते की बात बता दी है, जिस कलर का शूज हो उस कलर का आपका बैग, उससे आप खुद भी करिएगा, ये यकीन करें कि अगर आपने वन टोन ड्रेस पहना हुआ है ना, तो आपने बैग और शूज एक कलर का लिया हुआ है, आपकी लुक ही अलग निकल गया। दुपट्टा आप कंट्रास्ट में कर लें। देखिए अब अगर आपने कर रहे हैं आप, हाँ, और अगर जो लोग नहीं भी करते, लाइक मतलब उनकी अपनी अपनी पर्सनल, हर किसी की चॉइस है, मैं तो तंग कर रहा था। तो आप अब लेकिन शूज एंड बैग का कंट्रास्ट करें। ओके। हाँ, उसमें आपकी बड़ी अच्छी सी ग्रेस आती है। ये मर्दों के लिए भी है कि मर्दों का भी जो शूज का कलर है वो आउटफिट से डिफरेंट होना चाहिए, और लेडीज के लिए भी यही है कि अगर वो कंट्रास्ट में दी तो वो मैचिंग जूतों की तरफ ना जाए, मत घूरो, तुमने मैचिंग पहने हुए हैं, जरा क्लोज करें। ये आपकी मैचिंग है। कंट्रास्ट किया हुआ है, कंट्रास्ट कैसे? बिल्कुल मैचिंग होता है उसका शर्ट के साथ, उसमें एम्ब्रॉयडरी है ग्रे कलर की, ब्लैक और ग्रे है, लेकिन वो स्टैंड आउट कर रहे हैं शूज में। अगर बिल्कुल ब्लैक पहन लेती इसके साथ तो वो मर्ज हो जाता है। ग्रे कोट एंड ब्लैक। उससे ना आपकी हाइट भी एक तो लंबी लगती है जब आप कंट्रास्ट में चीजें पहनते हैं, और आप अच्छे भी लगते हैं। अब मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं यार शॉर्ट हाइटेड है, हम उसके लिए क्या करें? तो शॉर्ट हाइटेड के लिए मैं हमेशा बताती हूँ कभी भी शॉर्ट शर्ट ना पहने और लॉन्ग शर्ट ना पहने, मीडियम लेंथ की आप शर्ट पहने, तब आपकी हाइट ऑटोमेटिकली इंक्रीज लगेगी। जब अब आपकी हाइट शॉर्ट है और आपने शर्ट भी जो है वो लंबी पहन ली है, तो वो आप और छोटे लगने लग जाएंगे। आप मीडियम लेंथ पहने, ना शॉर्ट हो ना लॉन्ग हो, मीडियम लेंथ पहने, आप ऑटोमेटिकली हाइट लंबी लगने लगती है। अच्छा, जो आप वन टोन कलर की बात करी है इकरा, इसमें अक्सर लोग ये कहते हैं, अच्छा जो लोग ज्यादा पिटीट हैं, जो ज्यादा स्मार्ट लोग हैं, पतले लोग हैं, वो कहते हैं जी हम और पतले लगना शुरू हो जाते हैं, तो वो ज्यादा प्रिंट्स या डिफरेंट कलर्स की तरफ जा रहे होते हैं ताकि वो थोड़े से ब्रॉड लगे। मैं उसी चीज से आपको कह रही हूँ ना कि आप दुपट्टे का कंट्रास्ट करें। ओके। देखें, अब यूजुअली मैं जितने भी ड्रेसेस बना रही हूँ ना, या हम ओवरऑल देख रहे हैं, तो उसमें दुपट्टे चल रहे हैं ज्यादातर कंट्रास्ट में। ड्रेस के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी है वो भी वन टोन की ही है। लाइक अगर ब्लैक है तो उसके ऊपर हल्का सा व्हाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। इसके साथ आप जैसे आप अपने आउटफिट को ले लें, अगर आप इसके साथ व्हाइट कलर का दुपट्टा लेती तो वो बिल्कुल अच्छा ना लगता। तो आप इसके साथ ब्लैक रखती और आपने शूज का व्हाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन किया हुआ है, तो दैट्स गुड। तो यही चीज है कि आपने कंट्रास्ट करना है अपने दुपट्टे के साथ। और अगर आप प्रिंट्स में जा रहे हैं, तो प्रिंट्स में मैं ये कहूंगी कि स्मॉल प्रिंट्स पहने वो ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, जो कि बड़े बड़े प्रिंट्स होते हैं उनसे। बड़े बड़े प्रिंट्स को अवॉइड करना भी चाहिए, वो तो देख के अजीब लगता है। बेडशीट्स डिजाइन लगते हैं, कर्टन लपेट लिए। बिल्कुल, आप स्मॉल प्रिंट्स पे जाएं। और जो कलर्स की आप बात कर रही हैं, कलर्स तो आपको पता है स्प्रिंग एंड समर्स है, उसमें पेस्टल चलते हैं, लेकिन अब आजकल रुझान ऐसा हो गया कि हम लोग थोड़ा सा डार्क कलर्स की तरफ जा रहे हैं। लाइलैक बहुत मुझे नजर आ रहा है आजकल। लाइलैक बहुत ट्रेंड कर रहा है। पिंक बहुत प्यारा लग रहा है, जो सॉफ्ट पिंक कलर आजकल चल रहा है वो बहुत ज्यादा चल रहा है। लाइलैक चल रहा है, लेमन कलर बहुत ज्यादा लोग पहन रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लेमन कलर हर बंदे के लिए नहीं है। आप अपने रंग के अकॉर्डिंग हर चीज को पहने। That's true, और आप जो कलर पहनेंगे उसकी वजह से आपका अपना एक रंग टोन नजर चेंज हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। That's great, इकरा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आप बड़ा अच्छा काम कर, देखें लोगों को गाइड भी कर रही हैं। जिस तरह अफोर्डेबिलिटी की हम बात करते हैं कि कैसे आपने पैसे बचाने हैं, कैसे आपने महंगे महंगे डिजाइनर ड्रेस के बजाय खुद से ड्रेस डिजाइन करें, तो कुछ जगहों का नाम उन्होंने बताया जो कि फॉर श्योर बहुत से लोगों को पता भी होता है। आपके अपने अपने शहर में बहुत से ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहां पे आपको मिल जाता है ऐसा, चाहे लॉट का माल चाहे अदरवाइज, फिर आप उसे कैसे फिर इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी होती है, लेकिन बहुत से लोग गाइड करें एंड इकरा इज वन ऑफ दोज जो कि गाइड करते हैं लोगों को। हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। यह है राइजिंग पाकिस्तान। हमको न मिल सका फकत एक सुकून दिल, ए जिंदगी वगरना जमाने में क्या न था। सोशल मीडिया टॉक्सिक सिर्फ उस वक्त है जब आप उसको टॉक्सिक होने दें। मेरी नीड पूरी हो रही है, वांट टू अनलिमिटेड। दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैं यहाँ पर इस चीज को तालीम की कमी ही समझता हूँ। आप 3 तलाक देकर घर से ना निकाल दें, वही दवा उसका इलाज। आखिर मसला क्या है?
छुड़ाने का नहीं, बल्कि ये वक्त उनके सर काटने का है। अगर मुझे मालूम होता कि तुमने यूनिता से गद्दारी की है तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लेता। तो फिर मार डालिए मुझे। किस कदर घटिया इंसान हो तुम। तो ये रही राज की वो रोशनी मरियम। बाबा नहीं, ये मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ उरुज। खिलौना मत बनो जालिम के हाथ का। उरुज मर गया तो सोने का पता नहीं जान सकेंगे। इन दोनों भाइयों से जान छुड़ाने के लिए अब तुम्हें कोई अच्छा मंसूबा तैयार करना होगा। उरुज जैसे कज़्ज़ाक को इतना सोना कहाँ से मिल गया आखिर? उन्होंने मजलूमों पर जितने जुल्म किए हैं उनसे उसका हिसाब लूंगा मैं। यहाँ आके तुमने अपनी मौत को दावत दी है। मरने से पहले अपनी शक्ल तो दिखा दो मुझे। दीवार के पार क्या है, नकाब के पार क्या है, इस बहस में मत उलझो। सिर्फ ये जान लो कि समझ की तह तक पहुंचने के लिए सोच की सीढ़ी दरकार होती है। एक जरा सोचने दो। कहीं भी रोशनी देखो, उसे आगही मत समझो। 4 लफ्ज पढ़ लो तो खुद को अरस्तू और नीचे मत समझो। मफहूम की वुसअत में दलील को भटकने दो। अपनी बेयकीनी को एक जरा सोचने दो। पीटीवी होम पर। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की जब हम बात कर रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल क्या होता है शुएब हमसे? हमारे शो से मुतालिक यकीनन कंटेंट पे तो बात होती है, बट एट द सेम टाइम जब लुक की बात होती है ओवरऑल तो क्या चीज सबसे ज्यादा पूछी जा रही है? सेट किसने डिजाइन किया है? That is the frequently asked आपका question सेट from बहुत प्यारा है। सबसे पहला कमेंट होता है कोई गेस्ट यहाँ पर आता है या आप लोग, जाहिर है आप लोगों का फीडबैक जब आ रहा होता है हमारे पास सोशल मीडिया पे और पहला सवाल पूछा जा रहा होता है जी सेट बड़ा प्यारा है आपका, फिर कि किसने डिजाइन किया? तो हमने कहा जब इतने सारे लोग ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि ये सेट किसने डिजाइन किया है तो आज हम मुलाकात भी उन्हीं से करवा दें। Absolutely, Iram Imran, she is behind this beautiful set and not just this beautiful set, actually उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है माशाल्लाह। She's amazing, very talented। आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर द Thank गुड you, इंट्रोडक्शन। actually. It's a lovely साड़ी माशाल्लाह। ये स्प्रिंग की मुनासबत से पोस्ट ईद एंड स्प्रिंग। पोस्ट ईद एंड स्प्रिंग। मुझे लगा अभी तक ईद, वैसे ईद अच्छी बात है, खवातीन की ईद ना वो कहती है कि एक और हफ्ता आगे चलती रहे तो बहुत वो अच्छा है। एनर्जी जो है हाँ। एक अच्छा, ये रमजान की एनर्जी भी है। रमजान में आपने डिटॉक्स किया, आपने रिफ्लेक्ट किया, अपने ऊपर काम किया, सो नाउ इट इज टाइम टू शो ऑफ। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। इरम, हमारा सेट डिजाइन करते हुए आपने किस बात का ख्याल रखा सबसे पहले? अच्छा, पहले तो सबसे पहले मेरे पास ब्रीफ है। मैं एक तो ये 3 पार्ट्स में ये सेट डिजाइन हुआ है। पहला पार्ट ये था कि मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आई ऑलवेज वांटेड टू डिजाइन द सेट फॉर पीटीवी, क्योंकि बहुत अरसे से आ रही थी, बहुत तरह के सेट पे बैठ चुकी थी, बहुत तरह के आर्टिस्टिक क्रिएटिव चीजें यहाँ पे देख चुकी थी, बात भी कर चुकी थी और आइडियाज भी थे। सो आई वांटेड कि अपने आइडियाज को शोकेस करने का पता नहीं मौका मिले और फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी इस तरह से आप अपनी ग्लोबल ऑडियंस को भी आप टारगेट कर रहे होते हैं, बिकॉज हमारा जो शो है वो ऑन एयर हो रहा होता है डिफरेंट जगह पे। तो मैनिफेस्टेशन, they gave me the opportunity and I embraced it like anything। उसके बाद जो चीजों का ख्याल रखा सेट को डिजाइन करते हुए वो ये कि पहले जो सेट डिजाइन हो चुके थे उनसे थोड़ी सी मुनफरिद चीज लेके आई जाए। सेकेंडली ये कि एक यंग एनर्जी को यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जाए, बिकॉज हमारे जो मेरे सेट पे होस्ट थे वो रिलेटिवली यंग थे, जो प्रीवियस हमारे राइजिंग पाकिस्तान के जो सेट है उससे अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो यंग एनर्जी हमने रिफ्लेक्ट करनी थी। सेकेंडली ये कि
टारगेट ऑडियंस जब आप सुबह सुबह, ये सुबह हमारा मॉर्निंग शो है, सो जो लोग उठते हैं वो एक एनर्जेटिक और कलरफुल और पॉजिटिव वाइब्स लेने की तलाश में होते हैं ना, दे नीड सम मोटिवेशन इन देयर लाइफ। कलर्स और स्पेशली जो कलर्स आपने ऐड किए ना, जैसे ग्रीन हम देख रहे हैं, ग्रीन का भी एक शेड नजर आ रहा है, येलो, मतलब ये वाले कलर्स जो है ना, इट इज लाइक लग रहे होते हैं ऑल क्या के कलर्स हैं बट इंटेलिजेंटली यूज्ड कलर्स, कि आपने फोरग्राउंड को कौन सा रंग देना है, आपने बैकग्राउंड को कौन सा देना है, बैकग्राउंड में हमारे होस्ट को आपने किस तरह से स्टैंड आउट कराना है, गेस्ट को किस तरह से स्टैंड आउट कराना है। सो इट इज अ थॉरो वर्क, इट्स नॉट लाइक कि आपने बस सोचा और वो हो गया, इसके पीछे एक्सटेंसिव ब्रेनस्टॉर्मिंग है। व्हेन आई वाज डिजाइनिंग दिस, मैंने अपने ऑफिस में अपने टीम को भी कह दिया था कि सारे काम छोड़ दें। हम लोगों ने एक अपने आप को टाइमलाइन दी कि इस टाइमलाइन में हमने डिफरेंट चीजें क्रिएट करनी है, और उसमें हमने डिफरेंट चीजें बनाई, उनको कैंसिल किया, फिर बनाई, फिर कैंसिल किया, तो इवेंचुअली जो हमने प्रोडक्ट बनाया, देन दिस वाज द प्रोडक्ट जो कि आपको प्रेजेंट किया। जो हमारे सुहेल अशरफ साहब हैं और बाकी जो लोग हैं, जो सारी टीम है, उनको प्रेजेंट किया, एंड दे लाइक्ड इट, एंड देन वी एक्चुअली मैं आपको एक कमेंट दूं, हमें 3D प्रिंट दिखाया गया ना, आई वाज अमेज्ड, आई वाज लाइक वाओ, और दिल में पता क्या आया, ये कहाँ बनेगा, ये कहाँ बनेगा, लिटरली बता रहा हूँ। मैंने कहा इट लुक्स रियली नाइस 3D पे, लिटरली सभी, मैंने कहा ये कहाँ बनेगा, मतलब वो इतना ज्यादा अच्छा मुझे लगा, लेकिन जब बना, मैंने कहा तो वाकई बन गया, डीटो बन गया। अच्छा, अक्सर वैसे वाकई भी होता है कि जब आप 3D में देख रहे होते हैं तो और उसके बाद जब एक्चुअल आप डिजाइन किसी भी सेट का या आप किसी भी उसका देख रहे होते हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं ये तो पहले वो उस तरह दिखता था, उस तरह से ट्रांसलेट नहीं किया गया। बट ऑनेस्टली जो चीज थी, जो हमें दिखाई गई थी, हमसे मशवरा लिया गया, हमसे बात की गई, बिकॉज इट्स अ टीम वर्क, उस लिहाज से अगर देखा जाए आपने बहुत खूबसूरती से उसको जो है ट्रांसलेट भी किया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, हाँ, आपका अपना घर भी बड़ा प्यारा है, हमने सुना है, ज़ाहिर जो खुद इंटीरियर डिजाइनर होते हैं उनका हर अपनी स्पेस बहुत खूबसूरत होती है। सो जो हमारे देखने वाले जो अपने अपने घरों में लिविंग लाउंज को, बेडरूम को, ड्राइंग रूम को डेकोरेट करना चाहते हैं, जो कि इस वक्त या तो घर बना रहे हैं या तो रेनोवेट करें, व्हाटएवर इट इज, वो किस तरह से किन बातों का ख्याल रखते हुए, चलो यहाँ तो आपने सोच लिया कि चलो गेस्ट को स्टैंड आउट कराना है, यंग होस्ट है, बट घर में तो जाहिर है कुछ और पॉइंट्स मद्देनजर रखने होते होंगे, व्हाट आर दोज पॉइंटर्स? अच्छा, घर वैसे मैं अपने घर से कभी मुतमईन नहीं होती हूँ, मुझे हमेशा लगता है कि इम्प्रूवमेंट का मार्जिन है। घर को डिजाइन करते हुए अगर मैं ऑनेस्ट बात करूँ तो आपने देखना होता है कि प्रैक्टिकलिटी और आपकी ओवरऑल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पे वो किस तरह से असरअंदाज होगा। सो देयर इज अ होल साइकोलॉजी इन्वॉल्व्ड when we design a space. It is not only about the aesthetics. ये सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती पे फोकस नहीं करना चाहिए जो भी अपना घर डिजाइन कर रहे हैं। पहले तो आपकी तरजीह ये होनी चाहिए कि कितनी सनलाइट आ रही है, कितना आपका घर है जिसमें आपको आर्टिफिशियली एनर्जी का इस्तेमाल करके उसको हीट एंड कूल करना है, क्योंकि आप अगर कंफर्टेबल नहीं है एक स्पेस में, जितनी भी वो खूबसूरत है, आपको वो अच्छी नहीं लगेगी। आपने इसके बाद कलर साइकोलॉजी को समझना है। अगर आपका लाउंज ये है तो उसमें आप समझते हैं कि आप, और फिर हर बंदे की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। मुझे फॉर एग्जांपल मेरे घर में मेरे 2 बच्चे हैं जो हर वक्त एनर्जेटिक रहते हैं, मुझे उनके रूम को किस तरह से, उनकी एनर्जी को किस तरह से चैनलाइज करना है उनके रूम में, मैंने लाउंज में किस तरह से एक अपना कल्चर घर का बनाना है जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकें, एक दूसरे के साथ बॉन्ड कर सकें, उसको उस तरह से डिजाइन करना है। मेरा ड्राइंग रूम जहाँ पे मेरे लोग मिलने आते हैं, कुछ लोग घर में ड्राइंग रूम अलग बनाने का रवाज है, कुछ लोग अपने लाउंज में ही गेस्ट को इनवाइट करते हैं, तो वो आपने देखनी है कि कितनी प्रैक्टिकल है वो चीज। और उसके बाद आपकी अपनी शख्सियत का रिफ्लेक्ट होना आपके घर में बहुत जरूरी है। हम यूजुअली इन सब चीजों को इग्नोर करते हैं और हम देखते हैं कि हमने फलाने घर में ये चीज देखी थी, अब मुझे ये चीज चाहिए। अच्छा, ये वैसे बड़ा मसला है, हम खुद नहीं देख रहे होते कि हमारे माइंड में क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम क्या है, कहते हैं जो उसके घर अच्छी लग रही है तो इधर भी अच्छी लग रही है, फिर हमारे घर में का कल्चर वो नहीं होता, तो यूजुअली या तो इट एंड्स अप कहीं ना कहीं कॉर्नर पे चली जाती है वो चीज, यहाँ पे बच्चे तोड़ देते हैं, या फिर वो उस तरह से उस चीज के साथ भी इंसाफ नहीं आप कर पा रहे होते, रिलेट नहीं कर रहे होते, तो उसको कस्टमाइज करना, उसको पर्सनलाइज्ड करना,
हर घर में समझती हूँ खूबसूरत होता है अगर उसमें पर्सनलाइज टच है, तो उसके कल्चर को लेके उसकी ओवरऑल वेलबींग फंक्शनैलिटी को देखे एंड देन कम्स द एस्थेटिक्स। और अब तो एआई का दौर है, आपको इतने आइडियाज मिल जाते हैं, लेकिन वो आइडियाज अगर आप अकेले ही जाके एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाए तो मैं समझती हूँ वहां पे फिर मिस्टेक करने के बहुत चांसेस होते हैं। किसी न किसी एक्सपर्ट की राय ले लें या फिर आप एआई से ही पूछ लें कि क्या क्या चीजें ना करें। अच्छा, नहीं वैसे एआई का वाकई बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। मेरे पास एक स्पेस क्रिएट हुई तो मैंने सोचा कि अच्छा मुझे यहाँ पे एक कंसोल चाहिए, तो मैंने अपने माइंड में सोचा कि मुझे कैसा कंसोल चाहिए, इसमें ये हो। सो मैंने वो सारी इनपुट दी चैट जीपीटी को, उसने इतना अच्छा डिजाइन करके दिया, लेकिन जब मैंने वो कारपेंटर से बनवाया तो बेड़ा गर्क हो गया। यही ना, अब एआई से लोग डिजाइन तो करवाते हैं, तो हम प्रोफेशनल डिजाइनर कहते हैं कि डिजाइन तो करवा लिया, बनवाओगे कैसे? क्योंकि बनवाना इट इज अ मैनेजेरियल थिंग एज वेल। हमें प्रोफेशनल्स को पता है कि हमारे यहाँ लोकली क्या ये मटेरियल्स अवेलेबल हैं, क्या हमारा जो क्राफ्ट्समैन है वो इतना केपेबल है कि वो चीज़ क्राफ्ट कर लेगा, उसको किस तरह से डिजाइन करने की इंस्ट्रक्शंस देनी है, सारी चीजें भी, ये पूरी एक अलग फील्ड है। काम करवाना एक बहुत बड़ा टास्क है। इट इज अ टास्क। इसमें आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, आपकी अपनी, आप कितना डिसिप्लिन्ड हैं, आप किस तरह से लोगों को लेके चलते हैं एज अ टीम लीडर और एज अ टीम प्लेयर, आप किस तरह से चलते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, काम कराना जो मुश्किल है, जो सबीन ने भी कहा, आप एक खातून की हैसियत से आपने ज्यादा चैलेंजेस फेस किए। अच्छा, आप कारपेंटर से ये बात करनी है, अच्छा वेंडर से ये बात करनी है, अब ये चीज ठीक नहीं हुई तो उस पर आपने कैसे फर्म स्टैंस रखना कि नहीं ठीक करो इसको। समटाइम्स लोग फॉर ग्रांटेड लेते होंगे कि नहीं आप रहने दें बाजी, आपको नहीं पता बाजी, ऐसे कर लें। अच्छा, रेट का नहीं पता है, एट द सेम टाइम अपने घर से इरम अगर देखे, मतलब नॉर्मली भी अगर देखा जाए कि अगर प्लम्बर को बुलाना है तो आपके घर का मर्द डील कर रहा है, कारपेंटर, तो वो तो एक डिफरेंट एक माहौल भी होता है, वो हम देख रहे होते हैं। बट बाहर शायद यही चीज जब खवातीन इन फील्ड्स में आती हैं तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है, क्योंकि अगला ये कहता है कि ये तो बस स्क्रैच से शुरू करिए, इनको क्या पता। अच्छा, इसमें ना इनिशियली आई हैव फेस्ड दिस थिंग जब मेरे करियर का स्टार्ट था, क्योंकि आप खुद भी थोड़ा सा अनश्योर होते हैं चीजों के लिए, बट वंस यू गेट अ ग्रिप ऑन योर वर्क, आप अपने काम के ऊपर आपको मुकम्मल ग्रिप हो और आप कॉन्फिडेंट हो, तो फिर ये जो बाकी लोग होते हैं ना, वो वाइब्स पे काम कर रहे होते हैं, दे जज यू नो विद योर बॉडी लैंग्वेज, दे सी कि ये बंदा कितना केपेबल है। हाँ, इनको पता है, मैं ना भी कहूं तो उनको पता होता है कि इनको पता है इनके साथ इस तरह से हम लोगों ने अनरीजनेबल बात नहीं करनी है। लेकिन ये चीज डिनाई नहीं की जा सकती कि खवातीन को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है मर्दों से, क्योंकि लोग अभी हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो तो हमारी लेबर कर रही है, और ये भी एक हकीकत है कि हमारी लेबर ज्यादातर अनएजुकेटेड है। ठीक है, वो इस तरह के बैकग्राउंड से आई होती है जहां पे उन्होंने खवातीन से इंस्ट्रक्शन लेना भी नहीं सीखा होता और ना ही वो पसंद करते हैं समटाइम्स। ठीक है, सो उनको उस पॉइंट पे लेके आना ये चैलेंजिंग होता है। उसमें माइंडफुलनेस बहुत चाहिए होती है कि आप किसी को ईगो पे स्टेप किए बगैर उनसे आप अपना काम भी निकलवा लें और अपना डिजाइन भी कॉम्प्रोमाइज ना होने दें। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है खवातीन को मर्दों से, क्योंकि मर्द तो थोड़ी सी दोस्ती करके साथ वो काम हो जाता है, लेकिन खवातीन के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा इरम, अब जैसे आपने बात की कि लोग एआई से देख लेते डिजाइन, बट ऑब्वियसली उनकी कोशिश या खुद जाकर करवाएं, बिकॉज उसमें एक ये एलिमेंट भी होता है कि उनको होता है कि अगर आप इंटीरियर डिजाइनर को हायर करेंगे तो पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे, बजट में नहीं होगा, हम इतने पैसे नहीं लगा सकते, ये सारी एक कंस्ट्रेंट्स होती है जिसकी वजह से लोग फिर गलतियां भी कर रहे होते हैं ऑब्वियसली। तो एक मिडिल क्लास घर की बात की जाए, क्या वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं इंटीरियर डिजाइनर? अगर करें तो किन चीजों को वो माइंड में रख सकते हैं ताकि उसको बजट फ्रेंडली बनाया जा सके? अच्छा, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं क्लासेस को अपने क्राफ्ट में क्लासेस को तरजीह ना दूं। सम टाइम ये कि ऑब्वियसली आप जब हायर क्लास के साथ काम कर रहे होते हैं उनका बजट ज्यादा होता है, जिसमें हमें भी रिलैक्सेशन मिलती है। लेकिन अगर आपका पर्पस है कि आपने किसी की जिंदगी में कोई अच्छा काम करना है, कोई फर्क लेके आना है या हेल्प करनी है, उस नेचर से आप काम करें, तो फिर मेरा ख्याल है कि एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास हाउस होल्ड भी इंटीरियर डिजाइनर को अफोर्ड कर सकता है। वो किस तरह से, जब वो खुद करेंगे एआई से या खुद से अपना ज़हन इस्तेमाल करते हुए, तो उसमें वो गलती करेंगे और वो गलती करके वो चीज ऑब्वियसली वो ज्यादा सस्टेन नहीं करेगी उनके साथ, और वो फिर दोबारा से वो साइकिल रिपीट करेंगे, पैसे और लगेंगे। सो आप एक कंसल्टेंसी ले लें, आप एग्जीक्यूशन चाहे खुद कर लें, लेकिन आप अपने कंसल्टेंसी के लिए आप डिजाइनर का मशवरा ले सकते हैं।
और मैं ये समझती हूँ कि इट्स अ मिथ कि डिजाइनर्स आर वेरी एक्सपेंसिव. बहुत से न्यू ग्रेजुएट्स हैं, यंग आर्किटेक्ट्स हैं, यंग डिजाइनर्स हैं जो कि हेल्प करना चाहते हैं, जो अपने काम की तलाश में होते हैं. आप हेल्प सीख करने में घबराएं नहीं. और ये वाला जो प्री कंसीव्ड आइडिया है कि इंटीरियर डिजाइनर इज इक्वल टू अ लॉट ऑफ खर्चा, इसको थोड़ा सा खुद एक्सप्लोर करें तो आपको अंदाजा होगा चेंज करने की जरूरत है. चेंज करने की जरूरत है. अच्छा, ओपन माइंडेडनेस की डिजाइनर वो इतना अच्छा काम कर रहे होते हैं लोगों के लिए बजट फ्रेंडली चीजों को बनाने के लिए. अब ऑनेस्टली अगर आप संडे मार्केट चले जाते हैं वहां से आपको इतनी जबरदस्त चीजें मिलती हैं, आपको इतने अच्छे डेकोरेशन पीसेस मिल रहे होते हैं. तो वो अगर कोई करना चाहे तो वो वाकई उसको बजट फ्रेंडली बना सकता है. जो चीज आपको 3,000 के बाहर से मिल रही होती है वो आपको 300 रुपए की भी मिल जाती है. और लिटरली अगर वो आपके घर में एक अच्छी एस्थेटिक सेंस के साथ रखी गई है कि 2 रखने, 3 रखने, 1 रखने, किस तरह का होना चाहिए आपके घर के लिहाज से, कोई नहीं बता सकता कि वो 300 रुपए का है. कोई नहीं बता सकता. अच्छा, एक और बात ऐड करना चाहूंगी. होता ये है कि देखने में चीजें ऐसी लग रही होती हैं कि ऐसे बस किया और हो गई. होता नहीं है, असल में इसमें बहुत साइंस इन्वॉल्व है. तो हमारे यहाँ जो खवातीन है या मर्द हजरात पे वो कहते हैं ये भी कोई करने वाला काम है, खुद ही कर लेंगे, वहां से संडे मार्केट से ले आएंगे, चाइना मार्केट से ले आएंगे, लेकिन वो दे एंड अप हैविंग अ रॉन्ग कॉम्बिनेशन एंड रॉन्ग थिंग्स. तो डिजाइनर को जब हायर करें तो उसको फिर वो अथॉरिटी भी दें, वो स्पेस भी दें, उस पर ट्रस्ट करें. और ट्रस्ट करने के बाद अगर आपको कोई एप्रीहेंशंस हैं तो आप उससे बैठ के बात करें. कम्युनिकेशन इज द की. आप उसको जिस तरह से हम अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट करते हैं जब उसके पास जाते हैं, इसी तरह अपने कंसल्टेंट पे भी ट्रस्ट करें. सो मेरा ख्याल है कि कुछ चीजें आपको देखने में शायद अच्छी ना लग रही हों लेकिन आपके लिए सस्टेनेबल हों, और वो जब एग्जीक्यूट हो तो वो बड़ी प्यारी लग रही होती है. यस, वो किसी सही जगह पे प्लेस कर दी जाए तो बहुत अच्छी लगे. छोटी छोटी टिप्स हैं जो हमने दे दी हैं आपको, आप उनको प्लीज फॉलो करें. ये बड़ा जरूरी है कि आप जिस जगह पर रह रहे हैं, जहां पे आपका ज्यादा वक्त गुजर रहा है, जो कि पर्सनल स्पेस है, जो कि आपकी अपनी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट कर रही होती है, उस पर ये थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है. मैं से कहूंगा वो चाहे आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट है क्योंकि आप उस पर डायरेक्ट थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व कर रहे हैं. और जिस तरह इन्होंने कहा ना कि समटाइम्स ये होता है कि आप इन्वॉल्व नहीं करते डिजाइनर को और फिर आप गलत चीजें गलत वक्त पर गलत जगह पैसे आप बचा रहे होते हैं, डबल पैसे लग जाते हैं. एक तो चीज खरीदने में और उसके बाद उसको ठीक करने में दोबारा सस्टेनेबल बाद में सोच रहे होते हैं कि कर ही लेते हैं. मैडम थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. जबरदस्त काम आप माशाल्लाह कर रही हैं और हमें आपसे लेनी है इजाजत क्योंकि वक्त हो गया है खत्म हमारे पास, वरना मेरा हमसे भी और गपशप लगाते. लेकिन इंशाल्लाह किसी और वक्त हम आपके लिए किसी और मौजू पर हमको दोबारा से कहेंगे कि आप हमारे दरमियान मौजूद हों और आपके सवालों के जो जवाब हम दे रही होंगे आप हमें व्हाट्सएप जरूर कीजिए अपने सवाल. और अगर आप चाहते हैं कि कोई मशवरा लें अपने लिविंग लाउंज से मुतालिक तो उससे मुतालिक भी आप हमसे पूछें. हम AI नहीं, हम रियल क्रिएटिव इंटेलिजेंस के थ्रू आपको गाइड करेंगे. आपसे लेंगे इजाजत, दोबारा मुलाकात करेंगे कल. बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफिज.